बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर सिटी टन के साथ मैं हूँ ज़ीना सरफराज और इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन बहुत हसीन बहुत खुशगवार गुजरे और जितनी मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में हैं वो दूर हो जाएं। कहते हैं कि जब भी मुश्किलात आती हैं, टफ़ टाइम आता है, तो उस टाइम हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और बहुत ही जो है वो हिम्मत के साथ, बहुत हौसले के साथ हर मुश्किल वक्त को जो है उसमें से सर्वाइवल करना आपको आना चाहिए, क्योंकि वक्त गुजर जाता है और जो मजबूत इंसान होता है ज़हनी तौर पर, जज्बाती तौर पर, वही सर्वाइव कर सकता है। तो जब भी बुरे हालात आते हैं वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाते हैं, कुछ अपनों का पता चलता है, कुछ गैरों का पता चलता है। तो कोशिश करें कि जब भी आपके लिए कोई भी टफ़ टाइम आए तो उसमें बहुत ही हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, बर्दाश्त के साथ जो है वह आप उस वक्त को गुजारें, ताकि जब आपका अच्छा वक्त आए तो आप एक मजबूत इंसान के तौर पर उभर कर आएँ। इसी अच्छी बात के साथ और दुआ के साथ कि आज का आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे और आने वाला हर दिन आपके लिए ढेरों ढेर मुसरतें लेकर आए। और यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि सिटी नेटवर्क का ये हमेशा से कोशिश होती है कि जितने भी लोग उनके साथ जुड़े उनको एक फैमिली की तरह हम ट्रीट करें। तो हमारे योगा एक्सपर्ट हैं योगी नईम, आज उनकी बर्थडे है। हम अपनी पूरी टीम की तरफ से, सिटी 41 की तरफ से उनको ढेरों ढेर बर्थडे की मुबारकबाद देते हैं। इसी हवाले से एक वीडियो भी है, आइए। योगी नईम साहब, आपको ढेरों ढेर जो है वो सालगिरह मुबारक हो। अल्लाह पाक आपकी उम्र दराज करे, आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आप अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ जो है हर साल इस दिन को बहुत ही खुशउस्लूबी से, बहुत ही खुशी के साथ इसको मनाएं। और हमारी कोशिश होती है कि जितने भी हमारे साथ हमारे मेंबर्स जुड़ते हैं उनको बिल्कुल फैमिली की तरह ट्रीट करें। तो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे और अल्लाह पाक आपको बहुत सारी ढेरों ढेर खुशियाँ दे। और आज के प्रोग्राम के मौजू की अगर बात करें तो हम हमेशा कोशिश होती है कि इस तरह के टॉपिक्स लेकर आएँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हों। और अगर आपके जहन में बहुत सारी मुश्किलात हैं या कुछ भी इस तरह के सवाल हैं जो आपके जहनों को तंग कर रहे हैं, उसको दूर करने की कोशिश करें। तो हमारे माशरे में तालीम एक बहुत बड़ा जो है वो आज के दौर में एक अहम बुनियादी ज़रूरत है। हर माशरे की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल हालात हैं, तो इसलिए लोगों को तालीम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि टाइम के साथ बहुत सारी बेहतर चीज़ें भी होती हैं। इसी हवाले से बात करेंगे कि तालीम के हवाले से जो हुकूमत की तरफ से है कि हर ज़िले के 20 स्कूलों को जो है वो मॉडल स्कूल बनाने का प्लान किया जा रहा है, उसको किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, उसमें क्या बेहतरियाँ लेके आई जा रही हैं, इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और इस मौजू में बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है राव मोहम्मद इकबाल, प्रिंसिपल गवर्नमेंट MC हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड। सर, आपको बहुत शुक्रिया हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। साथ ही साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर जहांगीर अशरफ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। जैसे कि तालीम की बात होती है सर, पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि तालीम किसी भी माशरे का एक बहुत बुनियादी जो राइट है, हर बंदे का जो फंडामेंटल राइट है वो तालीम है। तो इस हवाले से अब गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेने जा रही है कि हर ज़िला के 20 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने का प्लान किया जा रहा है। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, इससे पहले कि हम डिस्कशन करें तो हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा। जब भुट्टो दौर था तो उस वक़्त कुछ प्राइवेट स्कूल थे और इसी तरह से पब्लिक सेक्टर के स्कूल थे, तो ये अपना अपना काम कर रहे थे। तो उस वक़्त की गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी कि क्यों ना इन सब अदारों को नेशनलाइज कर लिया जाए और एक ही डिपार्टमेंट के अंदर लेके और इनसे काम लिया जाए। 1974 और 75 के दरमियान में ये तकरीबन जितने भी प्राइवेट स्कूल थे गवर्नमेंट ने इनको ओन कर लिया। और ये मैं समझता था उस वक्त उनका फ़ैसला कुछ ठीक होगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये साबित हुआ कि ये वो फ़ैसला ठीक नहीं था, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लोग चला रहे थे, बड़े अच्छे अंदाज से चला रहे थे। वो यकदम से बोझ बढ़ गया, गवर्नमेंट का सेक्टर में बजट बढ़ गया। फिर ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में शायद उस लेवल पे नहीं रही जिस लेवल पे होना चाहिए था, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास अगर 100 स्कूल था तो 150 प्राइवेट स्कूल भी उन्होंने ओन कर लिया। तो ये मैं समझता था कि हुकूमत के ऊपर एक नया बर्डन आ गया, नया बोझ आ गया। और बजट यकदम जो है वो बजट तो वही रहा जो हमारी फिगर जो है वो GDP की चल रही है। तो ध्यान तो ये देना चाहिए था, अगर अपने स्कूल प्राइवेट सेक्टर के जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में ले लिए, उसको नेशनलाइज कर लिया, तो चाहिए ये था कि बजट भी फिर उसी तरह से इंक्रीज़ कर दिया जाता उसी रेशो से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बजट उसी रेशो से चलता रहा। फिर आस्ता आस्ता क्योंकि ये बिगाड़ आस्ता आस्ता बढ़ता गया और काफ़ी सालों से अब ये इसको भी तकरीबन जो है वो 48-49 साल हो गए इस वक्त को गुजरे हुए। और अब जो है हुकूमत जो है वो फील कर रही है कि इसमें कुछ बेहतरी लाई जाए, क्योंकि अब मैन पावर ज़्यादा हो गई है, स्कूल ज़्यादा हो गए हैं, फिर उसके बाद उसका कंट्रोल जो है वो संभालना और उसको मैनेज करना ज़रा वो मुश्किल होता जा रहा है हुकूमत के पास।
और फिर बहुत सारी गवर्नमेंट ने जो है इसको इग्नोर भी किया इस डिपार्टमेंट को। तो इस तरह से अब आप समझते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर पे जो पब्लिक का जो हमारा था इत्मीनान वो उतना नहीं रहा जितना कि पहले था। जब भी कोई बंदा बात करता है तो यही बात करता है कि पुराने वक्तों में ऐसी एजुकेशन होती थी, अदारे बहुत अच्छे होते थे। तो अब ये देखना पड़ेगा उसमें असातिज़ा का तो कोई किरदार नहीं है, ये तो हुकूमत की अपनी पॉलिसी है कि उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद उसकी बेहतरी भी पॉलिसी मेकर ने ही सारा कुछ करना था। तो ये जो बिगाड़ अब आप आस्ता आस्ता आप देख रहे हैं और ये बढ़ता जा रहा है। और फिर ये कि पिछली हुकूमतों ने कोई इसमें कोई फोकस भी नहीं किया, अपने लेवल पे करते रहे, लेकिन वो नताइज नहीं मिल सके जो होने चाहिए थे। तो ये हकीकत है कि गवर्नमेंट के जो अदारे हैं वो उस लेवल पे नहीं रहे जिस लेवल पे आवाम देखना चाह रही है, हुकूमत देखना चाह रही है। तो इसमें ये जो बिगाड़ था इसको बेहतरी लाने के लिए अब हुकूमत कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई पॉलिसी बनाने के चक्कर में होती है। पिछली हुकूमत ने हर ज़िले से 10-10 स्कूल जो है वो मॉडल डिक्लेयर किए थे। अच्छा, मॉडल डिक्लेयर तो सारे होने चाहिए, लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ा ये डिपार्टमेंट है हमारा और इस पे फोकस करना, इस पे बजटिंग की काफ़ी ज़रूरत है। तो जब वो 10-10 स्कूल किए थे उसमें बेहतरी आई। मॉडल स्कूल थे, उनको जो बजट मिला वो तकरीबन 12 से 13 मिलियन के करीब हर स्कूल को मिला, उसमें काफ़ी बेहतरी आई। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ, उनकी रंग रोगन बेहतर हुए, उनका फर्नीचर बहुत अच्छा हो गया, उनमें लाइब्रेरियाँ इस्टेब्लिश की गई, उनमें बिजली का काम किया गया। तो ये बहुत सारी यानी जो हमारी मिसिंग फैसिलिटी थी वो पिछली गवर्नमेंट ने ये 10 स्कूलों में जो है वो दे के कुछ बेहतरी का कह लें कि पहलू निकला था। अब ये जो मौजूदा हुकूमत है तो अब ये भी फोकस कर लिए क्यों ना कि और स्कूलों को बेहतर किया जाए। अब हर ज़िले से इन्होंने 20-20 स्कूलों को मुंतखब किया है और चाहते ये हैं कि इनको किसी एक सेंट्रल सिस्टम के तहत चलाया जाए। एक ही इनका जो है वो कैलेंडर हो, एक ही वक्त में एक जैसी एक्टिविटी तमाम स्कूलों के अंदर जो है वो परफॉर्म हो रही हो। तो इस तरह से हुकूमत ने जो है ये 20 स्कूल जो है ये हर ज़िले से जो है ये सिलेक्ट किए हैं और हमारी मीटिंग शुरू हो गई हैं। डिप्टी कमिश्नर जो है वो इनके फोकल पर्सन है, वो इनको देख रहे हैं अपनी टीम के साथ। अब मुशावरत चल रही है और बजट भी आने वाला है और इन 10 स्कूलों को जब बजट मिलेगा तो इसमें कुछ और बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह ज़रूर बेहतरी होनी भी चाहिए क्योंकि तालीम एक ऐसा राइट है जो हर बच्चे को मिलना चाहिए और इक्वल फैसिलिटीज़ के साथ मिलना चाहिए। जैसे कि बात हो रही है कि पहले जब आपका दौर था, जब आप स्कूल्स में पढ़े, तो उस हवाले से अगर कंपैरिजन किया जाए तो मॉडल स्कूल जैसे अब बन रहे हैं और उस टाइम के जो स्कूल थे, कितना डिफरेंस चीज़ों में देखने में आएगा? अच्छा ज़ीनत, इसमें यह है मामला कि हुकूमत कोशिश तो कर रही है, जैसे पिछले साल 10 स्कूल मॉडल बनाए गए हर ज़िला में और अब 20 स्कूल मॉडल बनाने की कोशिश की जा रही है। बल्कि सिटी 41 ने हाईलाइट भी किया कि जो पहले से 10 मॉडल स्कूल डिक्लेयर हैं उनको इस 20 में शामिल ना करें, नए 10 स्कूल शामिल करें, क्योंकि पहले से जो पिछले साल या 2 साल पहले मॉडल स्कूल डिक्लेयर हुए हैं अब दोबारा 20 वाली लिस्ट में भी वो 10 स्कूल शामिल हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो 10 अलग से रहने दें और 20 नए स्कूल शामिल करें ताकि टोटल मॉडल स्कूल 30 हो जाएं। लेकिन अभी तक वो पुराने स्कूल्स को भी इसमें शामिल किया गया है। तो एक तो मेरी सजेशन है कि गवर्नमेंट इसको रीथिंक करे और नए 10 स्कूल डायग्नोज करे, आइडेंटिफाई करे और ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जो है वो मॉडल हो सके। अच्छा, उसके अलावा जो मामला है कि माजी की निस्बत अब जो इनिशिएटिव लिया गया है एटलीस्ट कुछ ना कुछ स्कूल में बेहतरी आ रही है। लेकिन मैं कहता हूँ कि फैसलाबाद में अगर 2210 स्कूल हैं या 12 स्कूल हैं तो सिर्फ 20 स्कूल की बजाय बाकी जो 2190 स्कूल बाकी बच जाते हैं तो उनको किसने टेकअप करना है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सबको थोड़ा थोड़ा टेकअप करें और हर स्कूल को मॉडल बनाने की कोशिश करें। इसमें मेरा ख्याल है कि कम्युनिटी को इंगेज किया जा सकता है, मुखिर हजरात को इंगेज किया जा सकता है और ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि जो उस स्कूल के ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई करें। वो इस वक्त मुख्तलिफ पोजीशंस पर होंगे, वो अपने अपने स्कूल को टेकअप कर सकते हैं, वो उसमें फंडिंग दिलवा सकते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बना सकते हैं। अब देखें हमारे 20 स्कूल अगर मॉडल होंगे तो बाकी वो स्कूल उसी इलाके में करीब कोई स्कूल होगा जिसमें कमरों की कमी है, जिसमें बच्चों के लिए फर्नीचर पूरा नहीं है, जिसमें टीचर की कमी है, जिसमें सहूलियात नहीं है, पीने का पानी साफ उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो बेशुमार ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट के थोड़े से फोकस करने से, थोड़ा सा टेकअप करने से, उसमें कम्युनिटी को इंगेज करने से, उसके एक्स स्टूडेंट्स को इंगेज करने से वो चीज़ें हल हो सकती हैं। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक, चूँकि फ़ंड्स हमने खुद लगा के उसको बताना है कि हमने भी फ़ंड्स लगाए, तो अब ये 20 स्कूलों की जो बात हो रही है इसमें चूँकि गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व होगी, कोई थर्ड पर्सन नहीं होगा, तो इसलिए गवर्नमेंट को, हर गवर्नमेंट को ये होता है कि मेरी वाह वाह भी हो। तो मैं इसीलिए समझता हूँ कि इसमें बचत भी हो रही है
कि पहले वाले 10 स्कूल को दोबारा शामिल करके थोड़ी बचत भी होगी, कि उसमें तो 2 साल पहले आपने तकरीबन जैसे बता रहे हैं कि 1 करोड़ 20 लाख या 30 लाख हर स्कूल को दिया गया, तो हर स्कूल में जिसको पहले ही 2 साल पहले 1-1 करोड़ दे के अपग्रेड किया गया है, उसमें मजीद सहूलियात अगर आपको प्रोवाइड करनी है तो वो आपको कम फंड से पूरी हो जानी है। लेकिन नए स्कूल करेंगे तो उसमें वो 1-1 करोड़ दोबारा सबको देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को थोड़ा रीविजिट करनी चाहिए और अपनी पॉलिसीज़ को दोबारा से थोड़ा सा करना चाहिए, ताकि ज़्यादा स्कूल इससे बेनिफिट जो है वो ले सकें। सही है। और जैसे आपने बात की है कि जिस तरह से डिफरेंट स्टूडेंट हैं वो जारी बात है जब पढ़ के निकलते हैं तो डिफरेंट पोजीशंस पे जाते हैं, तो उसमें ये हो जाता है कि हमारी एक पर्सनल अटैचमेंट होती है, जैसे मेरी मेरे स्कूल के साथ होगी, आपकी आपके स्कूल के साथ होगी, तो अगर हम कहीं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो बड़ी अच्छी बात हो जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो फैसिलिटेट हम कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर, अगर इस तरह की स्ट्रैटेजीज को प्लान किया जाए। तो इसी हवाले से अगर मॉडल स्कूल को जो है वो प्लान किया जा रहा है, स्ट्रक्चर किया जा रहा है, तो कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो दी जाएंगी, या जो पहले जैसे आप बता रहे हो कि 10 स्कूल है जिनको ऑलरेडी मॉडल स्कूल बना दिया गया है, तो ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो उस स्कूल में मौजूद हैं? एक तो मैं ये ऐड कर दूं कि ये अब 20 नहीं है, ये 26 हो गए। 6 प्राइमरी स्कूल भी डिप्टी कमिश्नर ने जो है ना उसमें ऐड कर दिए कि जो प्राइमरी हिस्से के स्कूल के हैं उनको भी बीच में जो है ना मॉडल स्कूलों में शामिल किया जाए, ताकि लोगों का इत्मीनान इन पे भी जो है वो ज़रा बेहतर हो जाए। कि अब सहूलतें ये हैं, देखिए एक तो मिसिंग फैसिलिटीज़ में आप समझते हैं कि तो पानी है पीने का, कि मीठा पानी नहीं मिलता है लोगों को। अब ज़्यादातर मोस्टली जो शहर के स्कूलों में उनमें फ़िल्टर प्लांट जो है वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं। अच्छा, उसके बाद है फर्नीचर है कि बच्चों के पास बैठने के लिए 3 सीटर डेस्क नहीं होते। फिर साइंस लैब में जो है हमारे पास उतने इक्विपमेंट नहीं है, उतने हमारे पास केमिकल्स नहीं है जितने के प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए चाहिए होते हैं। अच्छा, ये अभी हमें डिप्टी कमिश्नर ने पूछा था कि आप अपना प्लान बना के दें, तो तमाम जो ये 26 स्कूल हैं इन्होंने अपना प्लान बना के दिया कि हमारे पास इन चीज़ों की जो है वो कमी है तो वो आप पूरी कर दें। तो स्टार्ट में तो गवर्नमेंट अपनी फंडिंग से जो है वो हमें जो है ना ये प्रोजेक्ट के लिए 10-10 लाख रुपए दे रही है, तो ये 1 मिलियन जो है कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। ज़ाहिर है अगर पैसे नहीं होंगे तो जो स्टेट हिसाब है स्कूल का, और 10 लाख रुपया लगने के बाद कुछ बेहतरी आ जाएगी। और फिर गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है, जिस तरह से अभी जहांगीर साहब कह रहे थे ना कि हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको इंगेज किया जाए, उनको इन्वॉल्व किया जाए। एक्चुअली वो जो हमारी स्कूल काउंसिल है उसको भी मजबूत करना चाह रहे हैं, उसको पावरफुल करना चाह रहे हैं। और जिस तरह से, क्योंकि हमारा जो मेन इशू जो है वो पूरे पंजाब का, वो सिर्फ फैसलाबाद का नहीं पूरे पंजाब का जो है वो है टीचर की शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा। जब स्टाफ कम होगा तो ज़ाहिर उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर नहीं होगी, स्कूल की क्वालिटी एजुकेशन जो है वो बेहतर नहीं होगी। तो अगर आपने क्वालिटी एजुकेशन बेहतर करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि स्टाफ जो है वो पूरा किया जाए। तो स्टाफ की शॉर्टेज के क्या ऐसी मतलब मेन रीजंस हैं कि जिसकी वजह से उनकी शॉर्टेज है? क्यों नहीं हायरिंग हो रही है? देखिए, लास्ट गवर्नमेंट ने एक बंदा भी, एक टीचर भी भर्ती नहीं किया। ये 5-6 साल से जो है वो डिपार्टमेंट में लोग जो है उनकी डेथ हो रही है, लोग रिटायर हो रहे हैं। अभी 1 लाख की कमी है पूरे पंजाब में टीचर्स की। ये तो एक मुसलसल प्रोसेस था कि चलता रहता था कि लोग रिटायर हो रहे हैं, नए आ रहे हैं, तो रिक्रूटमेंट होती रहती थी हर 2 साल के बाद, साल के बाद, लेकिन वो रुकी हुई है। जब रुक गई है तो ये हमारे पास काफ़ी डेफिशिएंसी है, स्टाफ की डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा है कि अब हमें मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। अभी ये जो स्कूल काउंसिल हमारी है उनको जब पावरफुल करेंगे तो उनको यही जो प्लान है गवर्नमेंट का कि उन्हें इतना पावरफुल कर दिया जाए कि वो जो शॉर्टेज है वो खुद पूरी करें, उनको फंड प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि जो बच्चों की ज़रूरत है उनको तो पूरा किया जा सके। अभी जब हमारे साथ कंपैरिजन किया जाता है ना पब्लिक सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर का, तो ये कंपैरिजन एक्चुअली बनता नहीं है। अभी ये देखें कि जिस अदारे का मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरे पास अगर 1 या 2 स्पोर्ट्स के टीचर हैं, हमसे वही यानी रिजल्ट्स मतों को हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से बाकी जो प्राइवेट सेक्टर में जो अदारे हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे? अब उनके पास तो मैं हमारे जो सेमी गवर्नमेंट के यहाँ पे स्कूल हैं फैसलाबाद में, तो उनके पास 17 के करीब स्पोर्ट्स के टीचर हैं, हमारे पास 1 या 2 होता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो बाकी जो हमारे पास अमला है स्टाफ का नॉन टीचिंग का, वो हमारे पास गिनती के होते हैं, किसी के पास 4 हैं, किसी के पास 2 हैं, किसी के 8-10, इससे ज़्यादा नहीं। और उनके पास तो क्लास 4 के मुलाजम और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो तकरीबन 50 के करीब है। क्योंकि सारी बात है फैसिलिटीज जो है वो इक्वल नहीं है, टीचर्स की जो है तादाद है वो इक्वल नहीं है, तो उस हवाले से क्योंकि सारी बात है जब आप इक्वल जो है वो फैसिलिटेट नहीं करोगे तो रिजल्ट्स भी डिफरेंट ही आएगा।
तालीम के हवाले से मजीद बात करेंगे और मॉडल स्कूल्स में किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है और कौन सी मुश्किलात हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। बात हो रही है तालीम के हवाले से कि किस तरह से हुकूमत ने एक जो है वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव तो लिया है कि जो स्कूल्स हैं उनको मॉडल स्कूल बनाया जाए, क्योंकि तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ रहा है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा हम तालीम में बच्चों को फैसिलिटेट करेंगे, बच्चे आगे बढ़कर फ्यूचर में उतना ही पाकिस्तान की बेहतरी में कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। तो ये वो बुनियादी हक है जिसमें किसी भी तरह का कोई उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, किसी तरह की कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे को जो है वो बुनियादी तालीम मिलनी चाहिए और बहुत बेहतर अंदाज में और बहुत आसान बना देना चाहिए, ताकि माँ बाप ये सोचे बगैर कि अपने बच्चे को किस तरह से वो मैनेज करेंगे, उनकी स्कूल की फीसेस, उनके बुक्स का खर्चा किस तरह से पूरा करेंगे। ये सारी वो चीज़ें हैं जो बहुत बुनियादी ज़रूरियात है, जो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ख्याल रखे और इतना तालीम को आसान कर दे कि हर बच्चे की रसाई उस तक हो। जहांगीर, आपसे बात करेंगे कि इसी बात मौजू को आगे बढ़ाएंगे कि जिस तरह से राव साहब ने बात की कि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है स्टाफ की और फैसिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं कंपैरेटिवली गवर्नमेंट सेक्टर के, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो शॉर्टेज है ये बच्चों को कितना इफ़ेक्ट कर रही है, उनकी तालीम को, उनकी स्पोर्ट को भी? अगर कैलकुलम एक्टिविटीज़ देखी जाए, निसाबी गैर निसाबी एक्टिविटीज़, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, इस हवाले से पिछले 4-5 साल से हम काफ़ी शोर मचा रहे हैं सिटी 41 पे भी कि हर साल कमोबेश 500 से 1000 टीचर रिटायर हो रहा है और पिछले 5 साल में तकरीबन 3000 से ज़ायद टीचर मजमूई तौर पर रिटायर हुआ, लेकिन एक भी नया टीचर जो है वो महकमा तालीम ने भर्ती नहीं किया। जिसका असर क्या हुआ, सिर्फ फैसलाबाद की बात करें तो इस वक्त तकरीबन 6000 के करीब सीट्स खाली हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो अंदाज़ा करें इतनी बड़ी तादाद में शॉर्टेज मौजूद है, बच्चों को पढ़ाने के लिए असाजा मौजूद नहीं है। प्राइमरी स्कूल की अगर बात करें तो 6 क्लासेस में वहाँ पर 2 या 3 टीचर्स वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है एक टीचर 2-2 क्लासेस को पढ़ा रहा है। कमरे पूरे नहीं हैं हमारे स्कूल्स में। मॉडल स्कूल की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो स्कूल भी हैं जहाँ पर एक भी कमरा मौजूद नहीं है। सारे बच्चे बाहर सहन में, दरख्त की छाँव में या कहीं साया ढूंढ के बैठ के पढ़ने पर मजबूर हैं, गर्मी हो सर्दी हो। बल्कि बहुत बार ऐसा भी देखा कि जरा थोड़ा बैकवर्ड एरिया में चले जाओ तो स्कूल की बिल्डिंग बिल्कुल ही गिर जाती है और बच्चे जो है वो बाहर गर्मी में भी चार दीवारी भी नहीं होती, बच्चे भी बाहर बैठे होते हैं, लोग भी वहां से गुजर रहे होते हैं, जानवर भी गुजर रहे होते हैं, लोग कूड़ा क्रिकेट भी स्कूल के अंदर फेंक रहे होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, उनको टेकअप करने की ज़रूरत है जहाँ पर आपके पास बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, कमरे नहीं है, चार दीवारी वहाँ पर मुकम्मल नहीं है। अब देखिए, चार दीवारी नहीं है तो आपका टीचर भी सिक्योर नहीं है। अच्छा, बच्चे जब 4-5 एक ग्राउंड में बैठ रहे हैं तो इस क्लास वाले की तवज्जो उधर जा रही है, उस क्लास वाले बच्चे की तवज्जो इधर जा रही है। एक और ये एज भी ऐसी होती है कि बच्चों की वैसे भी पढ़ाई से ज्यादा एक दूसरे की शरारतों में एजुकेशन एक प्रॉपर इन्वायरमेंट डिमांड करता है। आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो वो कोशिश करते हैं कि उनके पास अल्टरनेट भी हो। अगर आपकी लाइट ऑफ हो रही है तो उनके पास जनरेटर या यूपीएस होगा, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में एग्जाम भी चल रहा होगा, पंखे बंद होंगे तो कोई जनरेटर, कोई यूपीएस नहीं है। स्वाय प्रिंसिपल ऑफिस में या इस तरह से किसी साइंस लैब या कंप्यूटर लैब में होगा। ये बड़ा एक ना वो बड़ी मुश्किल होता है। जब हम लोग भी स्टूडेंट थे तो लिखते हुए ना, जाहिर बात है आपके हाथ में पसीना आता तो आपको शीट बचानी पड़ती है। हमने एग्जाम में कई खबरें चलाई हैं कि जनाब अल्लाह का वास्ता है कि फेस्को वाले ख्याल कर ले कि पेपर की टाइमिंग के दौरान लोड शेडिंग ना करे। अच्छा, ये फेस्को भी ताउन कर सकती है, लेकिन वो भी नहीं करते ताउन कि पेपर की टाइमिंग के दौरान अगर आपने लोड शेडिंग फॉर एग्जाम्पल करनी है तो आप पेपर टाइम से पहले कर लें, सेकंड टाइम की ब्रेक से पहले कर लें या सेकंड टाइम के बाद कर लें। देखिए, 3 घंटे पेपर सुबह, 3 घंटे शाम को, 6 घंटे की आप एग्जाम्पशन दे दें लोड शेडिंग से उन इलाकों में, बल्कि हर इलाके में, क्योंकि सेंटर तो पूरे 500 से ज़्यादा सेंटर बनते हैं फैसलाबाद में। तो आपको फेस्को को भी तावन करना चाहिए, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में ना जनरेटर है, और जनरेटर हो भी तो कहते हैं इसके फ्यूल के पैसे कौन देगा, बोर्ड तो नहीं देगा। अब देखिए, वो जगह किसी की है, बोर्ड उसको रेंट के तौर पर यूज़ कर रहा है, लेकिन वहाँ पर अगर जनरेटर यूज़ होता है तो फ्यूल कौन देगा, ये लड़ाई रहती है। तो जहाँ जनरेटर हो भी वहाँ जनरेटर चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है फ्यूल की कॉस्ट कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है और हर महंगा होता जा रहा है फ्यूल। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि तमाम इदारों का आपस में लिंक होना चाहिए, जो जो एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, तो वो ताकि एटलीस्ट बच्चों को रिलीफ मिले। स्कूल टाइमिंग के दौरान लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एग्जाम की टाइमिंग के दौरान लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज तक कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका एजुकेशन डिपार्टमेंट और फेस्को का
कि अल्लाह के बंदो स्कूल टाइम है सुबह अगर 7 या 8 बजे से 1:30-2 बजे तक, तो इस दौरान किसी भी इलाके में लोड शेडिंग ना हो, ताकि बच्चे जहां पर अल्टरनेट मौजूद नहीं है, और ये सारे गवर्नमेंट के स्कूल के डिस्टर्ब होते हैं बच्चे। प्राइवेट सेक्टर में तो फौरी जनरेटर चल जाता है क्योंकि उन्होंने फीस में जनरेटर चार्जेस भी डाल देने, उनको तो कोई इशू नहीं है। तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल वाले तो 10 रुपये एक्स्ट्रा ले लें तो वो खबरें आ जाती हैं कि फलां स्कूल के हेडमास्टर अपनी दिहाड़ी बनाने के लिए बच्चों से एक्स्ट्रा। तो ये गवर्नमेंट स्कूल के मसाइल और हैं, प्राइवेट स्कूल के इश्यूज और हैं। तो इस हवाले से गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारा बड़ा सेगमेंट जो 8 लाख से ज़ायद बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, प्राइवेट में इतना बच्चा नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट को और बाकी इदारों को मैं कहता हूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की हेल्प करनी चाहिए किसी भी सूरत में। क्योंकि वैसे भी जो आप बात करें प्राइवेट का और गवर्नमेंट का, हर बंदा प्राइवेट स्कूल को अफोर्ड भी नहीं करता है। अगर गवर्नमेंट उनको थोड़ा फीस में इतना रिलीफ दे रही है कि बच्चा वहाँ पे पढ़ने जा रहा है, एटलीस्ट अगर वहाँ पे बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है, तो आपने बिल्कुल सही की कि कोई स्ट्रेटजी इस तरह से प्लान हो कि अगर वहाँ पे जो है जनरेटर नहीं है, यूपीएस नहीं है, तो हुकूमत की तरफ से और जितनी भी हमारी वापटा है या हमारे जितने भी इदारे हैं वो इस तरह से आपस में कनेक्ट करें, एक दूसरे के साथ लिंक हो कि बच्चों को फैसिलिटेट किया जाए। अगर बात करते हैं मॉडल स्कूल की, तो उसमें तो उसके प्लान पे, उसकी बेहतरी पे तो आएंगे, लेकिन जो स्कूल अभी मॉडल स्कूल नहीं बनेंगे उनकी सूरत हाल पे आप क्या कहेंगे? एक्चुअली देखें, हर स्कूल अपनी अपनी जगह पे काम कर रहा है, ये नहीं है कि वहाँ पे काम नहीं हो रहा, काम बहुत अच्छे अंदाज से हो रहा है। जिस तरह से बता रहे हैं जहांगीर साहब कि शॉर्टेज अपनी जगह पे है कि, और स्पेशली यानी कि अगर आप छोटी क्लासेस में जाते हैं, प्राइमरी हिस्सा में जाते हैं, तो 3-3 टीचर हैं, 6-6 क्लासेस हैं, वो जॉइंटली उनको पढ़ा रहे हैं। कुछ हिस्सा जो है एक पीरियड उनके लिए पढ़ा लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरी क्लास को अटेंड करते हैं। वो कि ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन जहांगीर ने एक चीज़ और भी बड़ी इसमें पॉइंट आउट की कि जो गवर्नमेंट के सेक्टर है उसमें 6000 के करीब जो सीट्स हैं वो हैं, अभी भी हैं, जिन पे भर्तियां हो सकती हैं, लेकिन टीचर्स की भर्तियां नहीं हो रही। इस सारे सिस्टम को, इस सारी चीज़ों को कौन लुक आफ्टर करेगा, या इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है? देखिए जी, गवर्नमेंट पे अच्छा खासा ये बर्डन है जो एजुकेशन का है, इसमें लिए बजट भी अच्छा खासा चाहिए। हाँ, हमारी जो इस वक्त जो हमारी माशी सूरत हाल चल रही है इस मुल्क की, वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि शायद इस पोजीशन में नहीं है गवर्नमेंट कि वो इतनी ज़्यादा फंडिंग करे या इतना बजट जो है इनके लिए रखे। अगर वो बजट रखते हैं तो ज़ाहिर है उसके लिए पैसे चाहिए, हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो इसी वजह से शायद वो भर्तियाँ भी नहीं कर रहे और बहुत सारे कट भी लगा रही हैं। तो अब जब तक ये गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर कोई बेहतरी नहीं लाएगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अदारे जो है ना कोई बेहतरी वाला रिजल्ट दे सकते हैं। तो उस तरह से ये कि पब्लिक कम्युनिटी जो है उसको यानी कि इसके साथ इन्वॉल्व किया जाए। फिर मैंने 1-2 दफ़ा पहले भी रिक्वेस्ट की थी, एक बहुत पहले हमारे यानी कि एक इनिशिएटिव लिया गया था कि ये जो बिल्डिंग्स हैं ये हम इनको 6 घंटे इस्तेमाल करते हैं और ये तकरीबन हमारे 18 घंटे ये फ़ारग पड़ी रहती है। तो पिछली गवर्नमेंट ने आज से कोई 20 साल पहले कोई हमारा जो है ना वो प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए ने कुछ स्कूलों को अपग्रेड किया था कि अगर कहीं मिडिल है तो कोई भी प्राइवेट बंदा उसको टेकअप कर ले और उसकी हाई क्लासेज या हायर सेकेंडरी स्कूल की क्लासेज जो है वो उसमें स्टार्ट कर ले। तो उसका करना ये था कि वही फर्नीचर इस्तेमाल करेंगे, वही बिल्डिंग इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ ये करना था कि जो यूटिलिटीज़ बिल थे वो पे करेगी पार्टी, और फिर वो जो इनकी रिसीट थी, जो इनकी आमदनी थी, उसका 10% जो है वो स्कूल के वेलफेयर फंड में भी जमा कराएंगे। अच्छा, उसमें अच्छा खासा बजट आया था। एक तो ये कि गवर्नमेंट जो यूटिलिटीज़ बिल थे उससे जान छूट जाती थी गवर्नमेंट की, वो माइनस हो जाता था। दूसरा ये कि 10% जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाता था। जैसे मेरा स्कूल था, वहाँ पे भी एक प्राइवेट पार्टी ने जो है वो कम्युनिटी कॉलेज बनाया हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि मेरी बिल्डिंग बहुत पुरानी थी और उस पर जो लाखों और करोड़ों रुपया लगा है वो वहीं से हमने लिया, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, गवर्नमेंट से हमें बजट की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना होने के बराबर बजट था कंटीजेंट ग्रांट में, वो हमें लाखों रुपया वहाँ से मिलता था। वो हम सारा पैसा जो था वो बिल्डिंग की रिपेयर पे लगा लेते थे, फर्नीचर की रिपेयर पे लगा लेते थे, उसका यानी मैक्सिमम यूज़ हो गया था उस बिल्डिंग का। तो अब भी गवर्नमेंट को चाहिए कि वही जो स्कीम है उसको प्राइवेट जो पार्टीज़ हैं, पब्लिक के जो लोग हैं, उनको इन्वॉल्व करें और वहाँ पे जो है जहाँ पे प्राइमरी है वहाँ पे मिडल हाई अपग्रेड कर दिया जाए, वही बिल्डिंग उनको दे दी जाए और उसी फार्मूले के तहत जो है उनको अगर ये अलाटमेंट हो जाती है तो एक तो ये है कि अब ये जो 4-4, 5 महलों में स्कूल बने हुए हैं महलों में, ठीक है, उनसे जान छूट जाएगी और दूसरा कि बेहतरी आ जाएगी। तीसरा ये कि गवर्नमेंट का बर्डन जो है वो तकरीबन कम हो जाएगा, 50% जो है वो रह जाएगा उनका जो हमें बजट देती है इसमें यूटिलिटीज़ के मद में, वो तकरीबन जो है वो आधा रह जाएगा। तो इस लेवल पे सोचना चाहिए, इस जाविये पे सोचना चाहिए कि इन स्कूलों को मैक्सिमम इनकी बिल्डिंगों को इस्तेमाल किया जाए। फिर ये कि जब वो FTF आएगा, अब अच्छा मुसीबत ये है कि शुरू में 6 रुपये हम लेते थे बच्चों से,
अब 6 रुपये तो ना होने के बराबर थे। अच्छा, वो जो पैसे थे हमारे, वो फ़रोग़ तालीम फ़ंड में इकट्ठे होके हम उसको इस्तेमाल करते थे, यूटिलाइज़ करते थे। हमारी छोटी मोटी चीज़ें जिनकी ज़रूरत थी हम उनको पूरा करते थे। अच्छा, फिर गवर्नमेंट ने कोई ये 6 रुपये से बढ़ा के 20 रुपये कर दिए गए। अब ये 20 रुपये जो हैं ये कोई 15-16 साल से 20 रुपये चल रहे हैं। फिर भी अगर कंपैरिजन किया जाए तो 20 रुपये भी फीस जो है वो बहुत मुनासिब है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि मोहल्लों के जो स्कूल होते हैं, तो मोहल्लों के स्कूल क्या है कि बहुत ही तालीम के मेयार को गिरा देते हैं। उसमें बच्चों को बिल्कुल भी अच्छी एजुकेशन नहीं दी जाती, क्योंकि मैट्रिक पास टीचर्स रखे होते हैं, उनको खुद पता नहीं होता, वो खुद पढ़ाई से भागे होते हैं और बच्चों की तालीम को बुरी तरह से वो इफ़ेक्ट करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वालिदैन हैं वो देखते हैं कि एरिया में स्कूल है, कम फीस है, 500-600 में जो है वो बच्चे को वहाँ पे एडमिशन करवा देते हैं और बच्चे की जो बेस है वो बुरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाती है। उसका पूरा फ्यूचर जो है वो दांव पे लग जाता है, रिस्क पे आ जाता है। तालीम के हवाले से मजीद बात करेंगे, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। किसी भी माशरे में कंट्रीब्यूट करने के लिए तालीम एक जो है वो बेसिक राइट है जो हर बच्चे के पास होना चाहिए। और मुझे लगता है कि माशरे में ये जो प्राइवेट का और गवर्नमेंट सेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट इस तरह का जो है स्ट्रेटजी, इस तरह की एजुकेशन को लेके प्लान करे चीज़ें कि हर बच्चे को इक्वल फैसिलिटेट किया जाए, हर बच्चे के पास जो पढ़ाई की बुनियादी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जाए, ताकि कोई भी बच्चा तालीम से महरूम नहीं रह जाए। जहांगीर, जैसे तालीम के हवाले से बहुत सारी मतलब पहलू हैं, जैसे राव साहब भी बात कर रहे थे कि अगर कोई स्कीम स्टार्ट होती है तो जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है या मैनेजमेंट चेंज होती है उसको वहीं पे रोक दिया जाता है, ज़ीरो से काम स्टार्ट किया जाता है। मतलब कि अगर कोई जो मैनेजमेंट है, जो कोई हुकूमत है, अगर वो 20% 30% तक एक चीज़ को ले आई है, उसको फिर से ज़ीरो पे ले जाना, नए सिरे से स्टार्ट करना, तो चीज़ें अगर हर बार ज़ीरो पे आती रहेंगी, स्टार्ट होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी गवर्नमेंट, तो कब बेहतरी आएगी निज़ाम में? अच्छा जीनत, सबसे ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ना वो एजुकेशन में ही हुआ है। मतलब हमारी मैट्रिक से लेके अब तक कई दफ़ा सिस्टम चेंज हो चुका है। कई दफ़ा पे इनको याद आया कि हम टोटली इंग्लिश मीडियम पे स्विच कर जाएं। पिछली गवर्नमेंट को याद आया कि हम तो पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है तो हम उर्दू मीडियम में शिफ्ट हो जाएं। कभी इनको जो फंडिंग मिल जाती है ब्रिटिश काउंसिल से कि सारे टीचर्स को इंग्लिश पढ़ाना सिखा दें, वो प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाता है। तो कभी दोबारा से इस तरह से इतने ज़्यादा। अब देखें, एक स्ट्रेटजी होती है लॉन्ग टर्म पॉलिसी, तो गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म पे कोई ऐसी पॉलिसी हमें एजुकेशन में कभी नज़र नहीं आई कि इनको हो कि हमने जनाब 10-20 साल या 40 साल बाद अपने आप को कहाँ पे देखना है। तो तब जाएगी ना कि जब उसी चीज़ को जो शुरू हुई है उसको आगे लेके बढ़ा जाएगा। जब फिर से ज़ीरो पे आ जाएंगे तो वो कैसे आगे बढ़ेगी? सिंगल नेशनल करिकुलम पिछली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया तो उस पर इतने ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात आए और उसमें खुद ही लॉन्च करने के बाद तजावीज़ मांगी जा रही हैं। अब पहले सारा डायलॉग पहले होना चाहिए, जब कोई चीज़ फाइनल हो जाए उसमें डायलॉग की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि आपने सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लेकर, उनकी तजावीज़ को लेकर फिर एक पॉलिसी को फाइनल किया है। लेकिन हमने देखा सिंगल नेशनल करिकुलम इसीलिए फ्लॉप हुआ कि जिस टीचर ने, जिस प्राइवेट सेक्टर ने उसको इम्प्लीमेंट करना है उसी को उससे तहफ़्फ़ुज़ात है। अब सिर्फ प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट के अपने सेमी गवर्नमेंट के जो इदारे हैं जिसमें DPS है, DMC है, सांदल कॉलेज है, उनके अपने प्रिंसिपल्स को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे जब सिंगल नेशनल करिकुलम लॉन्च हुआ। अब देखिए कि जो कमिश्नर के अंडर चलने वाले इदारे हैं उनको एतमाद नहीं है सिंगल नेशनल करिकुलम पे, तो किस तरह से एक आम प्राइवेट गली मोहल्ले का स्कूल उसको अडॉप्ट करेगा? अब इसका मतलब है कि उसमें कमियाँ, कोताहियाँ, खामियाँ मौजूद थीं और वो इसलिए थी कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। हम पिछले कई साल से राग लाप रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल भी इंग्लिश मीडियम हो गए, इंग्लिश मीडियम हो गए, और उसमें एकदम से दोबारा आप जब बच्चे जब इस डगर पे आ गए। अब देखिए, इंग्लिश मीडियम को हमने हवा बनाया हुआ है, कोई इसमें मुश्किल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप उसको अंडरस्टैंड, अब देखें, आप पूरी दुनिया से आपने कम्पीट करना है, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन अर्निंग की बात होती है या IT की बात होती है, तो पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल लैंग्वेज एक बन चुकी है इंग्लिश, उससे आप आंखें बंद नहीं कर सकते। लेकिन हम कहें कि नहीं, हमारे बच्चे को समझ नहीं आएगी, हमारा बच्चा पढ़ नहीं सकेगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी वजह भी है ना, लर्निंग करना या लैंग्वेज को सीखना बुरी बात नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ग्रामर में फंस के रह जाते हैं। बच्चे इज एम आर के
जो रेस है ना उसी से बाहर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज बोलते हुए जितना मैंने देखा है ना, जितना भी फॉरेन कंट्रीज हैं वो इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। आप लैंग्वेज है, लैंग्वेज की तरह उसको ईजी करो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो बच्चों ने बिल्कुल ही उस पर ना, पेरेंट्स ने ज़्यादा हवा बना दी है। फोकस नहीं करते हम लोग। अब देखिए, जब हम उर्दू बोलते हैं तो हमें नहीं पता पीछे कौन से ग्रामर है, हमने कभी ग्रामर को मद्देनजर नहीं रखा। इंग्लिश को भी इसी तरह बच्चों की कम्युनिकेशन को बेहतर करें, बच्चों को बोलना, एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस करना सिखाएं। हम रट्टे लगवाते हैं इंग्लिश में, जब रट्टा लगवाएंगे तो फिर आप उससे एक लाइन इधर उधर नहीं जा सकते। एक लाइन इधर उधर नहीं जा सकते तो आप अपनी थॉट बयान नहीं कर सकते। जब अपनी थॉट बयान नहीं कर सकेंगे तो ये कहते हैं यार ये इंग्लिश बहुत मुश्किल है। वो मुश्किल इसलिए है कि हमने शुरू से एंड तक उसको रट्टे पे लगाया हुआ है। रट्टा तो मतलब देखिए, हम कुरान पाक पढ़ते हैं रट्टा लगा के ना, तो समझ नहीं आती कि हम क्या पढ़ रहे हैं उसकी। जब तक हम किसी चीज़ को समझे बगैर सुनाएंगे या रट्टा लगवाएंगे ना, उसका फ़ायदा उतना नहीं है जिसको अंडरस्टैंड करें। अगर आप बोलें तो आपके अंदर से पता हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन रट्टा रटाई चीज़ जो होगी ना, वो उतना बेनिफिट कभी नहीं दे सकती जो आपकी अंडरस्टैंडिंग दे सकती है। जब हम बात करें ना अपनी लैंग्वेज में, तो हमें पता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो अगर हम यही कोई रटी रटाई लाइनें चार सुना दें तो हमें भी नहीं पता होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। जैसे अब मैट्रिक में समरियां हमने रटी होती हैं, पूरे का पूरा पैराग्राफ, पूरे के पूरे पेजेस रटे होते हैं, लेकिन उससे कहें कि यार इसको साइड पे रख के किसी और हैपनिंग को एक्सप्लेन करो, तो आपसे बयान नहीं होगा। जैसे आज था ना कि क्रिकेट के मैच का आंखों देखा हाल, तो आपसे वो एक्सप्रेस नहीं होगा। लेकिन आपका क्रिकेट मैच आपने जो मजमून याद किया ना, वो आप रट्टा रटाया सुना देंगे फर। तो ये चीज़ है कि हमें एक्सप्रेस करना, एक्सप्लेन करना नहीं सिखाया जाता, हमें रट्टे लगवाए जाते हैं, जिसकी वजह से इंग्लिश एक हवा बन चुका है और हमें लगता है जी इंग्लिश तो बहुत मुश्किल है। और इसमें ये एक चीज़ और भी जो है, जो मुझे पर्सनली फील होती है कि अगर आप बड़ा कॉन्फिडेंटली, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो ना, आप कम वर्ड्स में भी बात करोगे ना इंग्लिश में, अच्छे वर्ड्स का यूज़ करो, कम करो, तो आप अपनी बात को बहुत अच्छे से दूसरे तक जो है वो पहुंचा सकते हो। कम्युनिकेशन इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। रोज़ा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मॉडल स्कूल को बनाने का प्लान तो कर लिया गया है, अब इसमें जो ऑलरेडी पहले से 10 बने हुए हैं, मज़ीद आप कह रहे हैं 26 हो गई अब इसकी तादाद, तो इसमें कौन सी बेहतरी है जो पहले वाले 10 स्कूल्स में और अब जो प्लान किए हैं उसमें लाई जाएगी? देखें जी, उसमें गुंजाइश तो तब भी थी जब उस वक्त मॉडल स्कूल डिक्लेयर किए गए थे, तो उनके लिए बजट का जो एस्टिमेट लगाया गया था वो तकरीबन एक स्कूल में 2-2 करोड़ था। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट के पास थोड़ा पैसा था, तो वो चाह रही थी कि इसको मैक्सिमम स्कूलों में जो है ना वो बांट दिया जाए बजट, और उनकी हालत बेहतर कर दी जाए। तो उस वक्त भी गुंजाइश थी, तो उतना पैसा हमें नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। अभी ये 10 लाख से गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है, इनके प्लान बहुत अच्छे हैं। ये किसी तरह से, चाहे वो किसी NGO से मिलें या किसी प्राइवेट सेक्टर से रिक्वेस्ट करें, लेकिन करेंगे सारा काम ये स्कूल काउंसिल के थ्रू। स्कूल काउंसिल जो है वो पावरफुल हो जाएगी, जो हमारी नीड्स होंगी, जो मिसिंग फैसिलिटीज़ होंगी, हम उनको बेहतरी लाएंगे उनमें, ताकि बच्चा जो है वो कंफर्टेबल फील करे और हमारा माहौल जो है अट्रैक्टिव हो और बच्चा लर्निंग एनवायरनमेंट अच्छा हो। प्रैक्टिकल की जो सहूलतें हैं वो बच्चों के पास हों, मैक्सिमम टाइम जो है वो बच्चा जो है वो लैब में गुजारे, बजाय इसके कि वो सिर्फ रट्टा लगाए। क्योंकि फ़ॉरेन में मैंने ये देखा है, जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट गए वो कहते हैं कि वो जो इक्विपमेंट हमने वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर FSC के दौरान सिर्फ बुक्स के ऊपर तस्वीरों में देखे थे, वो वहाँ पे हर लैब के अंदर मौजूद हैं और जदीद तरीन, और वहाँ पे वो मैक्सिमम टाइम गुजार। स्टूडेंट दौर था ना, तो मुझे ये पर्सनली एज स्टूडेंट फील होता था कि हमारे यहाँ थ्योरी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, और उसका नतीजा ये निकलता है जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आए हैं और प्रोफेशनल फील्ड में आए तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और बड़ी वो पता चला कि ये किताबों में तो कुछ और बताया गया है और हकीकत कुछ और है। अभी आप ये देख लेना कि मैट्रिक में जो हमारा प्रैक्टिकल का पोर्शन है वो है 20%। अच्छा, अब FSC में जबकि बच्चे ने डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, साइंसदान बनना है, वो तो यानी प्रैक्टिकल का पोर्शन तो बड़ा होना चाहिए था, ज़्यादा यानी कि होना चाहिए, हिस्सा होना चाहिए, शेयर होना चाहिए, वो रिड्यूस होकर 15% रह जाता है। हालांकि उसको इसमें तो और बेहतरी लानी चाहिए थी, ताकि बच्चा मैक्सिमम जो है वक्त जो है वो लैब में गुजारे, प्रैक्टिकली सीखे। क्योंकि जो बंदा प्रैक्टिकली सीखता है ना, वो जिस तरह जहांगीर भाई बता रहे थे कि हमें सिर्फ रट्टा लगाया जाता है, अब रट्टा नहीं है, अब अल्हम्दुलिल्लाह कंसेप्चुअल जो है कहने के हमारा सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहा है। अभी 25% जो है ना वो क्वेश्चन जो है ना बच्चों से कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं, और अभी तो एनालिटिकल रीजनिंग भी पूछी जाएगी अब जो पेपर होंगे। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल है। क्लास में अगर बच्चे से सवाल करें ना, तो सबसे पहले होता है ये तो बुक में था ही नहीं, ये तो पढ़ा ही नहीं था। जी जी। तो उसका बेसिक, उसके पीछे रीजन ये है कि हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो कॉन्सेप्ट है वही क्लियर नहीं होता। अभी ये 2024 में जो पेपर होंगे वो क्रिएटिविटी जो है वो चेक की जाएगी बच्चे की, कि इसने कुछ पहले कुछ खुद परफॉर्म किया है, नहीं किया, और दूसरा ये कि एनालिटिकल रीजनिंग भी पूछी जाएगी
तो ये बच्चा जो है ना उसका वो लेवल वही होगा जिसके बच्चे की ग्रिप होगी पूरी अपने सब्जेक्ट पे, और इसके लिए ज़रूरी है कि उसका मेंटोर भी उसी लेवल का हो, ताकि वो बच्चे को उस तरह से तैयार करा सके, और उसको भी अपनी किताबें कंगालनी पड़ेंगी, जो अपना लेक्चर जो है वो तैयार करके आना पड़ेगा। ठीक है जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं, वो टीचर जो हैं, वो समझते हैं हम भर्ती हो गए हैं लेकिन अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जबकि जब आपने कोई लेक्चर देना है उससे पहले जो है आप प्लान करके आते हैं। आपका हमारा लेसन ये है कि लेसन प्लान करके आते हैं कि मैंने इस तरह से पढ़ाना है, ये चीज़ें आएंगी, फिर ये भी हो सकता है कि बच्चा मुझसे ये पूछ सकता है। तो जब तक हम उस लेवल पे नहीं जाएंगे बेहतरी नहीं आएगी, हमें इस लेवल पे जाना। और ये जो मॉडल स्कूलों की जो कह लें कि बैकग्राउंड है वो यही है कि इन टीचर्स को भी हमने मॉडल करना है, और ताकि ये बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी के जदीद तकाजे जो हैं उसके लेवल पे जाके ये बच्चों को जो है ना वो एजुकेट करें। बिल्कुल, क्योंकि जितने अच्छे टीचर्स होंगे उसी तरह से बच्चों का लर्निंग और प्रोसेस हमें जो पता चला राव साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जहांगीर, आपको भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और बहुत अहम टॉपिक पे बात की, क्योंकि बच्चों के लिए जो है तालीम बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा से इस बात पे जो है वो फोकस करते हैं, हर पेरेंट्स की कोशिश होती है कि वो जितना भी अफोर्ड करता है उस हिसाब से अपने बच्चों को एजुकेट करे, ताकि वो माशरे में अच्छे तरीके से एक्सेल कर सके, सर्वाइव कर सके। और हमारी हमेशा से हमारी और हमारे चैनल की कोशिश होती है कि इस तरह की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उस पर मेन फोकस किया जाए, ताकि जो भी मुश्किलात हैं, जितनी भी हम आपके लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं वो करें, क्योंकि हम और आप कनेक्ट करते हैं। हमारे और आपके मसाइल बिल्कुल एक जैसे हैं। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। बात करेंगे स्किन के हवाले से। आज का जो दौर है ना उसमें खूबसूरत नज़र आना हर किसी को पसंद है, और आपका चेहरा जितना ज़्यादा ग्लोइंग होगा, जितना ज़्यादा ग्लो करेगा और जितनी ज़्यादा स्किन आपकी क्लियर होती है ना, आप उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। अगर आपके स्किन पे ज़रा भी स्कार्स हैं, एक्नी है या किसी भी तरह की ब्लेमिशेज़ हैं, क्योंकि बढ़ती हुई एज के साथ साथ आजकल तो बच्चियों को भी बहुत ज़्यादा इन मसाइल का सामना करना पड़ता है कि जैसे ही टीन एज से बच्चियाँ थोड़ा यंग एज में जाती हैं, हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो जाता है, वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है उनके फेस पे, उनकी स्किन ख़राब हो जाती है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस तरह का कोई भी जो है ना वो अवेयरनेस नहीं है कि बच्चों को बताया जाए कि किस तरह से वो अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं, बड़े किस तरह की एज के साथ साथ अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि खूबसूरत नज़र आना हर किसी को पसंद है, और ख़वातीन स्पेशली चाहती हैं कि उनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो, बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो, और वो किस तरह से हम ये स्किन को अचीव कर सकते हैं और कौन से प्रॉब्लम्स हैं कॉमनली जो हमें फेस करने पड़ते हैं, इसी हवाले से हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर समरीन खालिद, कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम समरीन, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच अपना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए। समरीन, स्किन क्योंकि आज के दौर में सबसे ज़्यादा जो है वो कॉमन इश्यूज़ आता है, लोगों को यही सबसे पहले पता नहीं होता है कि उनकी स्किन टाइप क्या है, तो उनको किस तरह से पता चलेगा कि किस तरह की स्किन्स हैं और उस हवाले से किस तरह के इश्यूज़ उनको फेस करने पड़ते हैं। तो स्किन की कॉमन हम बेसिक जो है ना उससे बात करना स्टार्ट करेंगे कि किस तरह की स्किन टाइप्स होती हैं और किस तरह के उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। अच्छा देखिए, जो एक नॉर्मल टाइप्स हैं स्किन की, वो थ्री टाइप्स हैं, जिसको एक आप ऑयली स्किन कहते हैं, ठीक है, उसके बाद ड्राई स्किन होती है, और एक मिक्स स्किन है, लाइक जिसको ना ड्राई है ना ऑयली है, कॉम्बिनेशन स्किन जिसको कहते हैं, ठीक है। और इसको आपने कैसे डायग्नोज करना है कि आपकी कौन सी स्किन टाइप है, तो डेफिनेटली आपको एक तो खुद ही आइडिया हो जाता है विद टाइम कि कुछ लोगों को ऑयल हर वक्त फेस पे फील हो रहा होता है, ऑयली स्किन आपको ज़्यादा हो रही होती है। गर्मियों में तो नॉर्मली सबको थोड़ा बहुत ऑयल आता ही है, ठीक है, चाहे वो ऑयली स्किन वाले हैं चाहे वो ड्राई स्किन वाले हैं, ठीक है। बट आपको जो ऑयली स्किन जिनकी ज़्यादा होती है उनमें बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन हो रही होती है। इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप लाइफ में स्टार्ट में ही एक दफ़ा डर्माटोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, ठीक है। वो आपको ओवरऑल बता देंगे कि आपकी स्किन टाइप क्या है, क्योंकि कुछ लोगों की कम्बिनेशन स्किन इस तरह की होती है कि कुछ एरिया लाइक टी जोन जो एरिया होता है वो उनका ज़्यादा ऑयली होता है और बाकी स्किन उनकी ओवर ड्राई होती है। और हम क्या करते हैं कि मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं हम उनको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से जो हमारा ऑयली एरिया होता है हम उसको तो ड्राई करते ही करते हैं, साथ में दूसरी स्किन को ओवर ड्राई कर देते हैं, ठीक है। उसके फिर अलग से इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका अच्छा और आसान हल ये है कि आप एक क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट को एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें,
ठीक है। और बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि अगर जैसे कॉम्बिनेशन स्किन है, आपका जो टी जोन एरिया है वो ऑयली है, बाकी स्किन ड्राई है, तो इसमें होता बेसिकली इस तरह से है कि आप अपने एरिया के हिसाब से प्रोडक्ट यूज करते हो, लेकिन लोग क्या करते हैं कि वही सेम वाली बात के एक ही प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो वो बाकी स्किन जो पहले से ऑलरेडी ड्राई है उसको और ज्यादा ड्राई कर देते हैं, ओवर ड्राई कर देते हैं। हम लोगों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल जो है ऑयली और ड्राई स्किन से ज़्यादा लोग फोकस जो कर रहे हैं वो वाइटनिंग के ऊपर कर रहे हैं। वाइटनिंग जो है वो इस वक्त बेसिक इशू बना हुआ है। उसकी वजह से हम क्या करते हैं, सब स्टैंडर्ड क्रीम्स जो जिसके अंदर ज़्यादा स्टीरॉइड, मर्करी और इस तरह की चीज़ें होती है जो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है, ठीक है, वो हम जब इस्तेमाल करते हैं उससे हम ऑयली स्किन ज़्यादा प्रोन कर लेते हैं। उससे हमारी जो पोर्स हैं वो लॉज हो जाते हैं, हमारी स्किन पतली होना शुरू हो जाती है। एक्नी हम उससे ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू कि हम एक नॉर्मल जो हमारी स्किन टाइप है उससे जो एक्नी थी। देखिए हमारे से जो पहले लोग थे वो उनमें भी तो ये चीज़ें थी ना, लाइक ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कम्बिनेशन स्किन, लेकिन अब इश्यूज ज़्यादा आ रहे हैं। और साथ में क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम बेसिक से बात करें ताकि देखने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो इन्फॉर्मेशन मिले, तो एक जो परफेक्ट एज है जहाँ से आपको स्किन केयर स्टार्ट करना चाहिए वो क्या एज हो सकती है, चाहे वो लड़की है या लड़का है? देखिए आइडियली तो स्किन केयर स्टार्ट आपको जब आपको एक अच्छा आइडिया होना शुरू हो जाता है चीज़ों के बारे में, वो आपकी प्यूबर्टी होती है। जैसे आप ग्रोन अप होते हो, टीन एज में एकदम से आप एंटर होते हो, उस टाइम पे आपके हार्मोन्स भी एक्टिव हो रहे होते हैं। आपको ओवरऑल चीज़ें, मतलब हमारा जो मीडिया है, हमारा जो सर्कल है, हमारा जो सोशल मीडिया है वो हमें इतना अवेयर कर रहा है कि हम जो है वो चीज़ों के बारे में यूज़ टू हो रहे हैं और चीज़ों को अवेयर हो रहे हैं हम। तो इसमें उस वक्त हमें इस चीज़ को अवेयरनेस ले लेनी चाहिए कि हमारी स्किन की क्या टाइप है, हम क्या प्रोडक्ट यूज़ करें, क्या प्रोडक्ट ना यूज़ करें, हमारी स्किन को क्या चीज़ सूट करेगी, क्या चीज़ सूट नहीं करेगी। वो अकॉर्डिंगली हमें उस टाइम पे लाइक आफ्टर 12 to 13 आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि और इस एज में जो है जब ये हार्मोनल चेंजेस भी आना शुरू हो जाती हैं तो इस एज पे ऑयली स्किन जो है वो मैटर अलॉट्स, ठीक है। यहाँ पर हम ऑयल को बिल्कुल भी हम लेट गो नहीं कर सकते, ठीक है। जो आपका टीन एज टू यंग एज वाला जो पीरियड है उसमें ऑयल आपने कंट्रोल करना है। इस टाइम पे अगर आप ऑयल कंट्रोल नहीं करते तो आपके बहुत ज़्यादा ये एक्नी, बेमिशेस, वाइट हेड, ब्लैक हेड्स, ये सारा इशू आपका उस वक्त आ जाएगा। और एक्नी को ट्रीट करना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू इसके जो कंसिक्वेंसेस हैं। जो एक्नी को हम ये सोच के कि जी ये एक ब्रॉड टर्म यूज़ करते हैं कि जवानी के दाने हैं, वो सोच के ये खुद ब खुद चले जाएंगे, तो ये बहुत गलत करते हैं हम बच्चों के साथ, ठीक है। ये दूसरा ये भी है कि आम घरों में ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट रखा जाता है कि नहीं अभी बच्चा छोटा है तो भी स्किन केयर जो है वो स्टार्ट नहीं करनी है और फेस पे कुछ नहीं लगाना, चाहे वो मेकअप है या चाहे वो कोई भी आप रेमेडी यूज़ करते हो, या बच्चियाँ ज़्यादा होम रेमेडीज़ की तरफ भी चले जाती हैं, तो उससे भी क्या स्किन पे बहुत इफेक्ट आता है? होम रेमेडी कितना हमारी स्किन को इफेक्ट करती है? अगर तो सिंपल हम सिर्फ होम रेमेडीज़ पे रहते हैं वो उस पर तो देखिए मैं ऐसे कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आप घर की चीज़ें लाइक बेसन कुछ लोग यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ लोग एलोवेरा टाइप यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता हो ना कि आपकी स्किन टाइप क्या है। लाइक अगर आपकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है और उसके ऊपर आप फिर ऑयली चीज़ ही यूज़ कर रहे हैं, आप मलाई लगा रहे हैं, बराई लगा रहे हैं, तो उसका तो और ज़्यादा नुकसान होगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप क्या है, और वो आपको पता करने के लिए एक दफ़ा डर्माटोलॉजिस्ट को ज़रूर विजिट करना है। और अगर बहुत ज़्यादा ऑयल आ भी रहा है, जैसे आपने कहा कि बेसन एक मेन इंग्रेडिएंट है, तो उसको भी यूज़ करने के डिफरेंट तरीके हैं। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप अलग तरीके से यूज़ करते हो, ऑयली है, ड्राई है तो अलग तरीके से यूज़ करते हैं, मतलब उसमें हर्ज नहीं है, आप अपना टीनेज में स्टार्ट कर सकते हो। डेफिनेटली कर सकते हैं, बट जो आप मेकअप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। उसमें भी अगर आप कुछ क्लीनिंग अपनी अच्छी रखते हैं, हाइजीन अच्छा रखते हैं, क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट में आपको पता है कि आप नहीं बता सकते कि इसमें क्या क्वालिटी यूज़ हो रही है, और हर बंदा इतना अफोर्ड भी नहीं करता बजट के हिसाब से। प्रोडक्ट हम मार्केट से ले लेते हैं और वो स्किन को बुरी तरह से इफेक्ट करती है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारी स्किन के पोर्स में जाके वो लॉज हो जाते हैं और वो अंदर उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं, इसलिए अर्ली एजिंग आना शुरू हो गई है, ठीक है। उसको अब स्टॉप करने के लिए, उसको क्लीन रखने के लिए अब डिफरेंट तरीके उसके लिए भी बताए जाते हैं मार्केट में। जी ये फेस वॉश यूज़ कर लो, ये यूज़ कर लें, ये सीरम यूज़ कर लें, ये कर लें,
और जो मतलब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि जी इसके ऊपर ऑनलाइन आप चीज़ें मंगाना शुरू कर रहे हैं। देखें, आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या चीज़ है और आपकी स्किन टाइप क्या है। अगेन, मेडिकेटेड चीज़ें यूज़ करें। और मैं तो खुद सजेस्ट करूंगी कि ऑनलाइन पे बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा है। क्योंकि मैंने ऑनलाइन प्रोडक्ट देखी, उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी, मंगवा ली, लेकिन एक ही उसमें पता चल जाता है कि वो बिल्कुल बेकार है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आपको जो है ना वो चूना लगाया जाता है। अगर थोड़ा सा बात करें इनटेक पे, वाटर इनटेक कितना होना चाहिए और आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट रहे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके लिए कौन सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, कौन सी डाइट ले सकते हैं, और पानी का कितना इस्तेमाल इंपॉर्टेंट है? सीजन पे बहुत डिपेंड करता है। सीजनल जो भी आपको फ्रूट मिल रहा है, वेजिटेबल मिल रहा है, कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने हमारे लिए चीज़ें उसी हिसाब से जो है ना प्लान की हुई है। और हम लोग एज अ पाकिस्तानी, हमारे पास तो ये बहुत ब्लेसिंग है कि हम 4 सीज़न इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो और हमारे पास ये 4 सीजन्स के डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं और हमें यही चीज़ें, यही वेजिटेबल्स इंजॉय करनी चाहिए। पानी भी अकॉर्डिंग टू आपका जो है वो सीज़न होता है कि ऑब्वियसली समर में हमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो अकॉर्डिंगली हमें हमारा जो सेंसिबल लॉस हो रहा है उसके हिसाब से ही हमें वाटर इनटेक करना है। मैक्सिमम कितना होना चाहिए या मिनिमम? पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। 8 to 10 ग्लासेस एनफ, ठीक है। अगर देखिए ना, आप एसी में बैठी हुई हैं, आपको इतनी स्वेटिंग ही नहीं हो रही है, तो आपको मैं कहूँगी जी आप 10 गिलास पी लो, नहीं पिया जाए, ठीक है। तो वो उसकी ज़रूरत ही नहीं है जितनी आपकी नीड है। लेकिन एक बंदा जो रोड पे काम कर रहा है, जिसकी मुसलसल जो है वो स्वेटिंग जिसको हो रही है, उसको तो 10 गिलास भी कम है, ठीक है। ये आपका पर्सन टू पर्सन वेरी करता है अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है। आपको उस पर बस ये है कि हमें एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि जब हमें थ्रस्ट फील होती है, जब प्यास लगती है, तो वो हमारी नीड होती है, उससे थोड़ा सा आप ज़्यादा इंटेक करें, ठीक है। लाइक हमें जब प्यास लगती है तब तो हमने पानी पीना है, वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। हमें उससे थोड़ा सा ज़्यादा इंटेक करना है। ऐसा भी देखते हैं हम कि बिल्कुल ही बच्चे या बड़े भी पानी पीना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, और जब बिल्कुल प्यास है ना, कि जब बॉडी खुद कहने लग जाती है कि अब मुझे जो है ना थोड़ा पानी की ज़रूरत, तब हम जाके पानी पीते हैं। तो इसका कितना ज़्यादा इफेक्ट आता है ओवरऑल हेल्थ पे और स्किन पे? डेफिनेटली इसका तो बाकी ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट है ना, सिर्फ स्किन। देखें, स्किन एक ऐसी चीज़ है, हमारी स्किन, हेयर एंड नेल। एक बड़ी इसकी अच्छी एग्जाम्पल मैं दूंगी कि इनका हमारी बॉडी के साथ वैसा ही कनेक्शन है जैसा पाकिस्तान के हालात के ऊपर अवाम का, कि जो भी हालात पाकिस्तान के होते हैं सबसे पहले अवाम अफेक्ट होती है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो भी कुछ हो रहा होता है वो सबसे पहले हमारी स्किन, हेयर एंड नेल इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अंदर इंटरनली जो भी, अगर आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं, ठीक है, वो डिहाइड्रेशन किसी भी तरह से हो सकती है। लाइक अगर आपको कोई डायरिया टाइप कुछ हो गया है, या आपने कोई बहुत ज़्यादा इस तरह के एरिया में चले गए जहाँ पे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आपको हो रही है, तो वो आपको इंटरनली तो कर ही कर रहा है, साथ में आपकी स्किन को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, आपकी हेयर को भी, नेल को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। सिमरन, एक और जो है, मैं क्योंकि अब आपसे बात हो रही है तो मैं कह रही हूँ कि बाकी सब लोगों को भी इस चीज़ की क्लैरिटी आ जाए। एक बहुत बड़ी ये सुना जाता है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको मॉइस्चराइज़र या सीरम्स यूज़ नहीं करने चाहिए, कि पहले ही ऑयली है और ऑयली होगी तो ब्रेकआउट्स होंगे। तो इसमें कितनी ये मिथ सही है, गलत है, इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, सीरम्स जो है वो, उसमें कोई एक सीरम तो नहीं है ना, उसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हर स्किन के लिए अलग अलग चीज़ है। ऑयली स्किन के लिए हम डिफरेंट सीरम एडवाइस करते हैं, जो हम आपकी स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंगली है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने उस स्किन को बिल्कुल छोड़ देना है, आपने उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्किन को मॉइस्चराइज भी करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने उनको सीरम्स भी देने हैं। एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि जो विटामिन सी है और थोड़ा सा नियासिनामाइड है और हाइलुरोनिक एसिड है, ये आपकी हर तरह की स्किन टाइप के लिए बेहतर होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगेन द मेन थिंग, जो आपका की पॉइंट है वो यही है कि आपको एक दफ़ा ज़रूर पता होना चाहिए कि आपकी एक्चुअल स्किन टाइप है क्या।
लेकिन यहाँ पे मैं जो है वो ये चीज़ को क्लियर करना चाहती हूँ कि समर्स में भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए या नहीं, क्योंकि लोग सिर्फ क्या करते हैं कि विंटर्स आती हैं तो भर भर के लोशन, मॉइस्चराइज़र, डिफरेंट तरह की जो भी अपनी स्किन को जो है वो सूट करने के लिए, क्योंकि इससे बड़ा इफेक्ट आता है। मैंने पर्सनल भी एक्सपीरियंस किया है कि अगर हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करते रहते हैं ना, जो तो एक्सेसिव ऑयल स्किन का है वो तो है, वो बाहर भी आएगा ही, लेकिन क्या उसके बावजूद भी हमें मॉइस्चराइज़र जो है वो रेगुलरली बेसिस पे यूज़ करना चाहिए? उसमें डिफरेंस हो सकता है कि ग्रीसी नहीं हो, नॉन ऑयली हो। अच्छा, मॉइस्चराइज़र तो जो भी होगा वो थोड़ा बहुत आपको ऑयली टेक्सचर तो देगा, ठीक है। वो भी हमारी स्किन नीड के ऊपर है। ड्राई स्किन वाले, लाइक मेरी अपनी ड्राई स्किन है, मैं विंटर्स में, समर्स में मैंने डेली मॉइस्चराइज करना होता है, ठीक है। लेकिन मतलब मेरी और ही फैमिली मेम्बर्स में है, उनमें से कुछ की है ऑयली स्किन है, उनको तो विंटर्स में भी बहुत कम मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, बट मॉइस्चराइज़र की एक एज है, ठीक है। लाइक आपने जो ड्राई स्किन वाले ना, उनको फाइन लाइंस जल्दी आना शुरू हो जाती है, उनका ये मसला होता है, उनको मॉइस्चराइज करना चाहिए, ठीक है। उनको आप अर्ली भी स्टार्ट कर दें तो अच्छा है। लेकिन जिनकी ऑयली स्किन है उनको मैं सजेस्ट नहीं करती कि 30 से पहले आपको बहुत ज़्यादा कोई ऑयली प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, क्योंकि वो उनकी पोर्स को दोबारा से ब्लॉक कर देगा। ऑलरेडी दे हैव टू मच सेबेशियस ग्लैंड जो उनको हर वक्त ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। आप जब भी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चीज़ें, सही चीज़ें यूज़ करेंगे, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग पहले अपनी तरफ से सारी चीज़ें कर लेते हैं, सब कुछ जितनी हद तक हम उसको कर सकते हैं हम वहाँ तक करके उसके बाद हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, जब हमारे हाथ से चीज़ निकल चुकी होती है। अच्छा, उसमें भी फिर हम लोग पहले क्या करते हैं कि मेडिकल स्टोर वालों को अपना जो है ना वो डॉक्टर बनाते हैं, उनसे कहते हैं कि जी हमें ये दाने हो गए तो हमें ये बता दें, हमें ये दवाई दे दें, तो हम पहले उनको डॉक्टर बनाते हैं अपना। वो वहाँ से भी जब हम लोग थक जाते हैं कि कुछ भी नहीं हमें हुआ, उन्होंने भी आपको लगाने के लिए स्टीरॉइड दे दिया और वो वक्ती तौर पे बैठ गए और कुछ टाइम के बाद फिर और ज़्यादा आपको आए, तब हम कंसल्ट करते हैं कि यार अब वैसे भी बाल संवार रहे हैं। वैसे भी हमारे जो है ना सोसाइटी में वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना जो है ना, वो उसकी अभी तक भी इतनी अवेयरनेस है ही नहीं है। लोग समझते हैं अच्छा दाने बन गए, नाइट क्रीम यूज़ कर लो, डे क्रीम यूज़ कर लो, या स्किन पे अपनी मर्जी से कोई भी 2, 3, 4 मिक्स जो क्रीमें हैं उसको मिक्स किया और लगा लिया और समझा। अगर दूसरे की स्किन पे एक चीज़ इफेक्ट कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल हो या आपको भी उतने अच्छे रिजल्ट्स दे। स्किन के हवाले से मज़ीद जो प्रॉब्लम्स हैं इसके कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्किन के हवाले से बात कर रहे हैं, बहुत सारे हमें इश्यूज़ जो है उसको फेस करना पड़ता है, चाहे 18 साल की एज है या फिर उससे कम एज में, क्योंकि जैसे हार्मोन्स चेंज होते हैं ना, तो चाहे वो लड़के हैं लड़कियां, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजेस आते हैं और वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी में। आप जो भी खाते हो, इंटरनली आप जितने ज़्यादा हेल्दी होते हो, आपका एक्सटर्नली उतना ही ज़्यादा जो है वो आपकी अपीयरेंस पे उसका असर आता है। तो इस हवाले से हम बात करते हैं। समरीन, आपसे मैं पूछ रही थी, एक तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लड़कों और लड़कियों का ज़्यादा देखा जाता है कि जो फीमेल्स हैं वो बड़ा ख्याल रखती हैं, जो मेल्स हैं वो बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखते हैं। तो किस हद तक ये चीज़ होनी चाहिए कि लड़के और लड़कियां दोनों अपनी स्किन पे जो है वो इक्वली फोकस करें, क्योंकि सारी बात है कि उनका भी खुशगवार और अच्छा नज़र आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये कुछ अरसे तक ये था कि लड़कियां ज़्यादा करी थी और लड़के कम करे थे, लेकिन आजकल जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ अपनी क्लिनिक पे, लाइक आप इसको कह सकते हैं कि 50-50 की रेशो है। मतलब अब लड़कों में अवेयरनेस हो गई है, हाँ। ठीक है। और मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि इवन के टीन एज के लड़के भी आ रहे हैं, ठीक है। पहले ये था कि सिर्फ लड़कियां आती थी और लड़कों की एक मतलब शादी से पहले आ रहे हैं कि हमें बस ये थोड़ा सा नीट लुक हो जाए या कुछ इस तरह से हो जाए, टाइम पीरियड के लिए होता था उसमें होता था। लेकिन अभी मैंने पिछले कुछ अरसे से मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि मेरे पास लाइक लड़के और लड़कियाँ दोनों पेशेंट्स आ रहे हैं, दोनों क्लाइंट आ रहे हैं और उनको अब अपनी स्किन की नो हाउ है। इसको ये भी हम कह सकते हैं कि आजकल जो ये सेल्फी ट्रेंड स्टार्ट हो गया या सोशल मीडिया, टिकटॉक, ये चीज़ें, इसने हर बंदे को जो है वो अपने लिए कॉन्शियस कर दिया, अवेयर कर दिया कि हमें अच्छा दिखना है। तो ये इसलिए डर्मेटोलॉजी का और एस्थेटिक्स
का अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया, लोगों को अब अवेयरनेस आना शुरू हो गई है। ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को जब हम चीज़ें गाइड करते हैं तो बहुत वो हैरान हो रहे थे कि अच्छा हम तो इतने अरसे से ये चीज़ें कर रहे थे। लाइक वो जब अपने पेरेंट्स के साथ या अपने एल्डर सिबलिंग्स के साथ वो आ रहे होते हैं, तो वो जब हम उनको गाइड करते हैं तो वो कहते हैं अच्छा हम लोग तो अभी तक ये चीज़ें यूज़ कर रहे थे, तो हमें अच्छी बात है कि हम इनको टाइम भी ले आए हैं। हम तो यही समझ रहे थे कि ये जवानी के दाने ये खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। जब हम उनको काउंसिल करते हैं कि नहीं, ये एक पैथोलॉजी है, एक्नी एक डिजीज़ है, ठीक है। आप जैसे बाकी डिजीजेज होती हैं, बाकी बीमारियां होती हैं, ये भी एक बीमारी है। देखिए ऑयली स्किन इज़ अ टाइप, लेकिन उसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे, उसके कंसिक्वेंसेस है। इसी तरह से ड्राई स्किन इज़ अ टाइप, उसकी वजह से जब आपको चंबल एक बीमारी है जिसमें मतलब ड्राई स्किन की वजह से वो ज़्यादा हो जाती है जिन लोगों को, तो वो उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वो इचिंग आपको रहेगी हर वक्त। इसी तरह से एक्नी भी ऑयली स्किन के साथ ज़्यादा है, तो उसको भी आपको ट्रीट करना है। अगर कहीं एक आध दाना बन रहा है तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा स्किन में एकदम से जो है वो एक्नी बनना स्टार्ट हो गया है, और मतलब जैसे आप बात कर रहे हैं जवानी के, हाँ जी, हम ये कह देते हैं जवानी के दाने, बच्चे बड़े हो रहे हैं, हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो कितनी टाइप की एक्नीज होती हैं और इसको किस तरह से डायग्नोज किया जा सकता है? देखिए एक्नी जो हम इसको क्लासीफाई करते हैं 3 टाइप्स की होती है, माइल्ड, मॉडरेट एंड स्पीयर, ठीक है। उसमें हम क्या कहते हैं कि जो माइल्ड है, जो बिल्कुल स्टार्ट है एक्नी का, उसमें वाइट हेड और ब्लैक हेड। अच्छा, लोग अक्सर ये समझते हैं कि वाइट हेड ब्लैक हेड ये और चीज़ है, एक्नी और चीज़ है, बट ये भी कॉन्सेप्ट बनाने की ज़रूरत है कि वाइट हेड इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ द एक्नी, ठीक है। ब्लैक हेड या वाइट हेड ये सबसे पहली स्टेज है एक्नी की, ठीक है। इसमें क्या हो गया कि हमारी जो स्किन के अंदर सेबेशियस ग्लैंड होते हैं वो ऑयल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और वो पोर्स के थ्रू ऑयल बाहर आता है, ठीक है। तो जिन पोर्स के थ्रू ये ऑयल बाहर आना होता है, अगर वो पोर ब्लॉक हो गए हैं, लॉज हो गए हैं वो, तो पीछे सेबेशियस ग्लैंड तो अपना ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। वो ऑयल अंदर प्रोड्यूस करता रहेगा, लेकिन ऊपर से वाइट हेड या ब्लैक हेड ने उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। और फिर हम इसको नहीं ट्रीट कर रहे, हम क्या कर लेते हैं, समटाइम ज़्यादा क्या करते हैं, हम सैलून चले जाते हैं, वहाँ जाके हम उसको पिन के जरिए एक्सट्रैक्ट करा लेते हैं वाइट हेड ब्लैक हेड्स को। वो बड़ा पेनफुल भी एक वो प्रोसीजर वो हम सबसे ज़्यादा गलत करते हैं। हम अपनी स्किन को ट्रिगर करते हैं, उसको हम ट्रॉमा करते हैं। जब भी देखिए ट्रॉमाटाइज हम किसी भी चीज़ को करेंगे वो बाद में स्कार बन के सामने आएगी, और उससे एक्ने भी बड़ा इरिटेट होकर वो ज़्यादा आपकी स्किन को ख़राब करता है। डेफिनेटली कर रहा है उसको, हम उसको और ज़्यादा, हम जो सराउंडिंग बैक्टीरियाज हैं, जो हम जर्म्स हैं, उनको हम ऑफर कर रहे हैं कि आप आएँ और इसमें जाके अटैक करें, ठीक है उसमें। और क्योंकि वहाँ पे भी सैलून्स में भी आप अगर चले भी जाते हैं, वहाँ पे ये जो मतलब एक्सट्रैक्शन जो कर रहे हैं, लाइक वो भी आपका कोई इस तरह का प्रोसीजर नहीं है जो कोई अंडर हाइजीन किया जा रहा हो, ठीक है। एक तो उन्होंने ट्रॉमा दिया, दूसरा टूल हर किसी पे यूज हो रहा होता है। एक तो उन्होंने ट्रॉमा दिया और दूसरा वो जो टूल है हाइजीनिक नहीं है, और वो भी आपको जो है जर्म्स को इंसीड किया जा रहा है, इनफैक्ट अंदर डाला जा रहा है इन जर्म्स को, ठीक है। अगर वो ये इससे ज़्यादा हम एक्नी से फिर नेक्स्ट स्टेज पर चले जाते हैं। बैक्टीरिया अगर आप वहाँ पे उसको पोर्स को आपने लॉज रखा, अंदर ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, वो अंदर भरता जा रहा है। आप देखेंगे फिर कुछ अरसे के बाद यही वाइट हेड ब्लैक हेड्स कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है कि पसी दाने बन जाते हैं, रेड से दाने बन जाते हैं, पस के दाने बन जाते हैं, और उसको भी फिर हम ट्रीट नहीं कर रहे होते तो फिर अंदर भी गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये स्टेजेस हैं कि पहले माइल्ड एक्नी हुई, उसमें आपकी कॉमिडोनल जिसको हम एक्नी कहते हैं, वाइट हेड ब्लैक हेड, उसके बाद फिर आपकी मॉडरेट आई, उसमें पस के दाने बन गए, पेप्यूल्स बन गए, पस्ट्यूल्स बन गए, ठीक है। उसको भी हमने ट्रीट ना किया, फिर हम एक्नी वल्गैरिस में चले गए जिसको हम सीवियर एक्नी कहते हैं, ठीक है। उसमें फिर हमारे डीप पिंपल्स बन जाते हैं जो ऊपर भी हमें नजर आ रहे थे, और अंदर आपने देखो गुठलियाँ सी बन जाती हैं जो काफ़ी पेनफुल होते हैं। और वो स्टेज ट्रीट करना भी थोड़ा सा मतलब लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, और साथ में उसके स्कार्स भी बनते हैं। आपने देखो कि पेशेंट्स अक्सर आते हैं या थोड़े से 30s में जाके जैसे स्किन में से कुछ खुरच के निकाला हुआ हो, ठीक है, इस तरह के स्कार्स आपको नजर आते हैं, जैसे अंदर से जिसको हम टूथपिक स्कार्स या पंच आउट स्कार्स कहते हैं, वो स्कार के साथ हमारे पास आते हैं, पोस्ट एक्नी स्कार्स नॉर्मली हम उसको डायग्नोस करते हैं। कुछ इस तरह से भी क्या वो भी एक्नी की टाइप है कि मतलब स्किन आपको ऊपर से तो स्मूथ लग रही है, बट जब हम उसको टच करते हैं ना तो हमें ऐसा फील होता है कि जैसे स्किन की लेयर के नीचे कुछ है,
मतलब हमें सिर्फ वो हाँ। फीलिंग आती है देखने में, मतलब दूर से देखने में नहीं लगता है, वो हल्की सी रेडनेस लगेगी फेस पे, लेकिन जब हम उसे टच करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्किन की लेयर के हाँ, नीचे वो कोई माइल्ड acne से- एक्नी में होता है। अक्सर ऐसे होता है कि आपकी स्किन इतनी पतली हुई होती है, ज़्यादातर हम सब स्टैंडर्ड जो क्रीम्स आजकल जो यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से, उसको हम स्टीरॉइड इंड्यूस एक्नी कहते हैं Okay. हम। वो वाइट हेड ब्लैक हेड्स जो है वो आपके इंसीडेड हुए हुए होते हैं, वो आपको सही से ऊपर से आपको फील नहीं हो रहा था, लेकिन जब आप उसको दबाते हैं या गौर से जब देखते हैं तो अंदर आपको वाइट हेड ब्लैक हेड्स नजर आ रहे होते तो हैं। इनिशियल स्टेज पे जैसे आपने बताया कि आपका जो है वो ब्लॉकेज हो जाता है, ओपन पोर्स का भी बड़ा इशू होता है कि लोगों को समटाइम किसी की स्किन तो बहुत अच्छी होती है लेकिन मोस्टली ओपन पोर्स का भी बहुत इशू है लोगों को जो फेस करना पड़ रहा है। तो इसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है कि आप इसको आगे अपना इनिशियल स्टेज पे ही एक्ने को जो है वो ट्रीट कर लें? अच्छा, ओपन पोर्स जो है, देखिए ओपन पोर्स हम लोग वैसे एक ब्रॉड एक टर्म यूज कर लेते हैं, पोर्स तो ओपन ही होने चाहिए। पोर्स अगर लेकिन वाइडन नहीं होने चाहिए, टाइट होने चाहिए। पोर्स इतने टाइट होने चाहिए कि shrink वो हो आपका। श्रिंकन हो डेफिनेटली, क्योंकि अगर पोर्स बंद हो गए वो तो एक्ने ही कॉज करेंगे ना। ऑयल तो बाहर आना चाहिए ना, ठीक है, लेकिन उसको क्लीन होना चाहिए। आपकी स्किन डर्टी नहीं होनी चाहिए। हम जो भी कुछ अप्लाई करते हैं ना वो इसी के थ्रू तो एब्जॉर्ब होता है हमारी स्किन में, ठीक है। अदरवाइज तो स्किन टाइटली जंक्शनड है ना, तो उसकी लेयर्स जो है वो आप ये देखें ना, हमारी एपिडर्मिस की 4 लेयर्स हैं, फिर नीचे डर्मिस की 2 लेयर्स हैं। तो इस तरह से ये कोई भी चीज़ इस तरह से नहीं डायरेक्टली, उसमें हम पोर्स के थ्रू ही हम जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं हमारी स्किन के अंदर, तो पोर्स हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। उसको लेकिन वाइडन नहीं होना चाहिए। आपकी अकॉर्डिंग टू स्किन पे एक इतना होना चाहिए कि आपको दूर से एक बहुत ज़्यादा ओपन से होल नहीं नज़र आ रहे हो। टाइटन स्किन होनी चाहिए जो आपको एक यूथफुल लुक देती है। इसके लिए देखिए जो आप कह रही हैं कि इसको हम कैसे रेमेडीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, मोस्टली तो हमें हाइजीन का बहुत अच्छा ख्याल करना चाहिए कि हमारे पास एक अच्छा सोप ले लें या फेस वॉश ले लें, जो भी है वो आपकी रूटीन में एक अच्छा इस तरह का फेस वॉश या बार होना चाहिए। तो एटलीस्ट 3 टाइम अ डे आप उसको यूज़ करें। आप अपनी स्किन को अच्छा क्लीनिंग करें, ठीक है। उसके बाद आप उसको टोनर्स यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका जो अंदर से आपने क्लीन किया है उसको और मॉइस्चराइज टोनर में भी ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही जो है वो महंगे वाले टोनर्स यूज़ करें, ज़रूरी है आप जैसे रोज़ वाटर है आप वो यूज़ कर सकते हैं, राइस वाटर है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा वैसे भी आपकी स्किन को जो है वो यंगर रखता है, और बहुत सारे मतलब ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। स्किन केयर का मतलब ये नहीं है कि आप महंगे प्रोडक्ट लें, अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करें, और अफोर्डेबल प्रोडक्ट बहुत सारे ऐसे मार्केट में मिलते भी हैं, और घर पे भी बहुत ज़्यादा ऐसे हमारी अम्माओं की दादियों की रेसिपीज़ हैं जिसको हम फॉलो करके अपनी स्किन को अच्छा बना सकते हैं। मज़ीद बदलते हुए जो ट्रेंड्स हैं उसके मुताबिक कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ करके अपनी स्किन को यूथफुल कर सकते हैं, ज़्यादा ग्लोइंग और ज़्यादा हेल्दी कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। खूबसूरत नज़र आना किसको अच्छा नहीं लगता, चाहे मर्द है औरत है। खूबसूरती आपकी ओवरऑल जितनी भी शख्सियत है उसको निखार देती है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करती है। आप बड़ा कॉन्फिडेंटली, अगर आप बाहर से अच्छे नज़र आ रहे हैं, आपकी स्किन अच्छी है, आपके बाल अच्छे से बने हुए हैं, आपने अच्छे से खुद को कैरी किया हुआ है, तो आपकी जो फर्स्ट अपीयरेंस है वो बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकती है आपकी सिचुएशन में भी और आपके ओवरऑल लाइफस्टाइल में भी। इसी हवाले से हम बात कर रहे थे। समीर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आजकल बड़ा ट्रेंड आ गया है हाइड्रा फेशियल का, डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट्स लोग करवाते हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि कितना ज़्यादा ये जो है इफ़ेक्टिव हैं, और किस एज के लिए और किस तरह की एज के लोग हैं जो इन सारे ट्रीटमेंट्स को करवा सकते हैं? अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया ज़ीनत। हाइड्रा फेशियल जो है लाइक इस टाइम एक बहुत बड़ी हाइप बनी हुई है और ये हर जगह पर होना शुरू हो गया। बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। बेसिकली हाइड्रा फेशियल इज़ टू हाइड्रेट योर स्किन, ठीक है। लेकिन इसको जो हमने थोड़ा सा लाइक मिस यूज़ करना शुरू कर दिया है, लाइक सैलून्स में जाके, और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसको मिस यूज़ किया जा रहा है। असल चीज़ देखें, जो आपका हाइड्रा फेशियल है
इसने हाइड्रेट करना है आपकी स्किन को, लेकिन ये किस लेवल पे हाइड्रेट करना है और कौन सी स्किन को कितनी हाइड्रेशन चाहिए, किस टाइप का हाइड्रेशन चाहिए, वो आपको आपका स्किन स्पेशलिस्ट ही बता सकता है। क्योंकि इसमें आपके जो सीरम्स यूज़ होते हैं या जो इसमें हम डर्मेब्रेशन यूज़ करते हैं वो हर स्किन की स्किन टाइप पे डिफरेंट होती है। ठीक है, आपने ये कस्टमाइज्ड होता है, क्लाइंट टू क्लाइंट डिफरेंट होता है। ये आपको जब स्किन टाइप का पता होगा तभी आप ये सब कुछ कर सकते हैं। हाइड्रा फेशियल जो है वो आपको एक तो रूटीन केयर में आपके लिए स्किन के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। ये आपको हाइड्रेट भी करता है, साथ में जो आपके लॉज पोर्स हैं उसको क्लीन करता है, हाइजीन आपकी मेंटेन करता है। और उसके अंदर भी जब अकॉर्डिंग टू स्किन हम इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं इसके, तो उसमें हम कुछ स्टेप्स पे जाके आपकी स्किन के अंदर सीरम भी हम पोर करते हैं। तो वो आपकी स्किन को काफ़ी अच्छा हाइड्रेट कर देता है, यूथफुल कर देता है। और ये एक रूटीन केयर है। ठीक है, इसको फेशियल बेसिकली इसीलिए बोला गया है ताकि जो जनरल पॉपुलेशन के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि जो हम फेशियल लेना चाहिए मंथली बेसिस पे, तो ये उसी तरह से है। ठीक है, इसको आप जो अपनी रूटीन केयर है उसके अंदर ऐड करें। और बेशक आप जो है 20 से पहले मंथली ना भी लें तो 2 मंथ पे या 3 मंथ अपार्ट आप इसको ले सकते हैं, लेकिन आफ्टर 30s आप इसको मंथली बेसिस पे करें। क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत सारे हमने इस तरह के लोग देखे हैं जो सिर्फ हाइड्रा फेशियल करा रहे हैं और उनकी स्किन काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी अरसे तक उनको जो है ना कोई भी स्किन प्रॉब्लम फेस करने नहीं पड़ रहे होते। तो रूटीन में भी क्या ये हर तरह की स्किन टाइप के लोग इसको करवा सकते हैं? क्योंकि डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो आपको बता सकते हैं कि आपका स्किन किस टाइप का है, आपके लिए कौन सी, ऑब्वियसली प्रोसीजर हर स्किन के लिए डिफरेंट होता होगा। डेफिनेटली, देखिए सबसे पहले मैं इस चीज़ पे इसीलिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ और इंसिस्ट कर रही हूँ कि आप हाइड्रा फेशियल जो है वो किसी सैलून से प्लीज़ मत करवाएं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स इस तरह के आए हैं कि जी हमने हाइड्रा फेशियल कराया, हम तो हाइड्रा फेशियल कराते हैं, और जब हम लोग उनका हाइड्रा फेशियल स्टार्ट करते कहते हैं वो आपने ब्लीच नहीं लगाई। तो हम हैरान होते हैं कि हाइड्रा फेशियल में कौन सी ब्लीच यूज़ होती है। फिर जी वो स्क्रब नहीं किया, वो यूज टू हुए थे सैलून में करवाने के, उनको लग रहा होता है कि यही हाइड्रा फेशियल है। उनको मतलब हमारी मासूम लोगों को पता ही नहीं होता है कि हाइड्रा फेशियल बेसिकली है क्या। तो हाइड्रा फेशियल देखिए उसमें हम बिल्कुल ब्लीच यूज नहीं करते हैं। एक्चुअली हाइड्रा फेशियल क्या है, वो आपकी स्किन को जितने भी आपके लॉज्ड पोर्स हैं, आपकी जो डेड स्किन है उसको हम एक्सफोलिएट करते हैं बेसिकली। और ब्लीच का वैसे भी मैं यहाँ पे मैं सॉरी आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ कि ब्लीचिंग करना इससे तो स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। अगर आप वैसे भी रेगुलर आप हाइड्रा फेशियल भी नहीं यूज़ कर रहे, आप रेगुलर कोई भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं अपनी स्किन केयर के लिए, क्लिनजिंग के लिए, तो ज़रूरी है उसमें ब्लीचेस? क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि जितनी बार भी ब्लीच करो उससे अजीब सा आपका स्किन बर्न हो जाती है, लोगों को सूट भी नहीं कर रहा होता और बहुत ना रफ सी स्किन हो जाती है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। देखिए ब्लीच बिल्कुल बहुत ख़तरनाक है स्किन के लिए। इससे आपकी स्किन ना सिर्फ डैमेज होती है, स्किन आपकी पतली होती है, इससे बहुत ज़्यादा आपको बाद में भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। आपको अर्ली इसमें एजिंग भी स्टार्ट हो जाती है। हमारे पास बहुत सारे बर्न के साथ केसेस आते हैं, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस के साथ आते हैं। उनकी स्किन के ऊपर बिल्कुल मतलब ऐसे पैचेस, बिल्कुल रेड पैचेस पड़े हुए होते हैं बेचारे, फिर और कुछ भी अप्लाई नहीं कर पा रहे होते हैं। अक्सर बच्चियाँ प्री मैरिज जी शादी होने वाली है और जी हम लोगों ने फेशियल कराया, उसके ऊपर हमने ब्लीच कर ली और बार बार कर ली कि हम शायद बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएंगे, तो एग्जैक्टली 1 डे और 2 डेज बिफोर आ रही होती हैं इतने बड़े बड़े पूरी CD के साथ, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस के साथ आ रही होती हैं बच्चियाँ। तो ये वाकई में बहुत खतरनाक चीज़ है। आपने शादी की बात की, मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन भी करूँगी कि कितना टाइम पहले आपको अपना स्किन केयर स्टार्ट करना चाहिए और कब बस उसको रोक देना चाहिए और फिर आपको सिर्फ अपनी डाइट को हेल्दी रखना चाहिए ताकि आपका जो एक स्पेशल डे है उस पर आप इंटरनली भी बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रेश फील करो और वो सारा जितना आपका नेचुरल ग्लो है वो आपके फेस पे आए। अच्छा देखिए ज़ीनत, ये जो स्किन केयर है ना, ये आप हमारा एक लाइफ स्टाइल है ये। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया और उसके बाद आपने छोड़ दिया। नहीं, ये आपकी एक रूटीन में है, रूटीन केयर हम इसको कहते हैं ना। ये आपने कभी छोड़ना नहीं है, लेकिन आप इसको अडॉप्ट करना है अपनी लाइफ के अंदर, और ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं इसमें ना पिछला हमारा जो क्वेश्चन था जिसमें हमने ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि स्किन केयर शायद जो मेडिकेटेड है वो शायद एक्सपेंसिव है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो हमारे मतलब हालात के मुताबिक बहुत इकोनॉमिकल चीज़ें बना रही हैं, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उनके।
ठीक है, उसके लिए आप जाके अपने डॉक्टर को बताएं कि डॉक्टर साहब मैं जो है वो इतना अफोर्ड कर सकता हूँ या मेरी पॉकेट इतनी ज़्यादा दे रही है, वो आपको अकॉर्डिंगली ही आपको आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है बना के देंगे। मतलब इसमें हमारे लोकल जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं वो अफोर्डेबल रेंज में जी पाकिस्तान, देखिए जो मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो आपके देखिए एटलीस्ट उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसके अंदर ये चीज़ है और वो अटेस्टेड होते हैं, वो चेक किए हुए होते हैं, ठीक है। उसके कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि आपने मेडिकेटेड चीज़ यूज़ की और उसके आपको कोई साइड इफेक्ट आ गए हो। हाँ, हम उसके इफेक्ट्स पे थोड़ा सा अनाइज ज़रूर होते हैं कि हमें उस तरह के रिजल्ट नहीं आ रहे, लाइक हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमने जी कुछ मतलब स्पेशल क्रीम्स हैं वो हमने 3 दिन लगाई और चौथे दिन हम इतने गोरे हो गए, ठीक है। उस तरह के रिजल्ट हम एक्सपेक्ट नहीं, पेशेंट को उस तरह की एक्सपेक्टेशन दे रहे होते, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने मेडिकेटेड चीज़ यूज़ की हो और उसके साइड इफेक्ट आपको आ रहे हो, ठीक है। स्किन ये काउंसलिंग करना ज़रूरी होता है पेशेंट को कि इसके इफेक्ट्स आपको आहिस्ता आहिस्ता आएंगे और ये आपको कुछ अरसे के बाद महसूस होंगे जब आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी, ठीक है। आप रूटीन में इसको लेके चलें, मतलब ये हैबिट बनाए, ये नहीं है कि आप कह रहे कोई इवेंट आ रहा है तो फटाफट से हम स्टार्ट कर लें, हफ्ता 10 दिन में गोरे चिट्टे हो गए और उसके बाद फिर से उसको छोड़ दिया। और इसमें लोग क्या करते हैं कि 3-4 केमिकल्स बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको मिक्स किया और अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर लिया। और स्पेशली हमारी बच्चियां जो कम एज की हैं 20s में 80s में, वो बड़ा इसमें जो है ना वो इन सब चीज़ों की तरफ जाती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। उसमें शायद उन ब्रांड्स का तो भला हो जाता है लेकिन उनका खुद का पैसे दे के अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर लेती हैं। देखिए मैं इस चीज़ को भी थोड़ा सा यहाँ पे भी मैच अप करती हूँ चीज़ों को कि जो हम ये सोचते हैं कि कुछ अरसे के लिए तो हम ये चीज़ें अडॉप्ट कर लें और हम किसी इवेंट के लिए तो हम अच्छे हो जाएं और बाद में दोबारा से वही चीज़ हम अडॉप्ट कर लें। देखिए हमें अपनी केयर जो है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान को खुद से सबसे ज़्यादा प्यार होता है। हम हर चीज़ अपने बारे में सबसे पहले सोच रहे होते हैं, तो स्किन में भी हम अपने बारे में सोचें। हम किसी इवेंट को लेके इतने कॉन्शियस हो रहे होते हैं, हमें हर वक्त ही अपने बारे में सोचना चाहिए कि हमारी स्किन कैसी लग रही है, ठीक है। जो आपका फर्स्ट जो इम्प्रेशन है वो ऑलवेज नो के इज द लास्ट इम्प्रेशन ना। तो हम जब भी हमारी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, जो हमारे प्रेजेंटेशन होती है, वो सबसे पहले हमारा चेहरा होता है, ठीक है। बाद में हम देखते हैं आपने पहना हुआ क्या है, आपने क्या ओढ़ा हुआ है, बाकी क्या चीज़ें। तो आपका फेस जो है वो आपकी फर्स्ट प्रेजेंटेशन है, फर्स्ट लुक है आपकी। उसके ऊपर आपने अपनी स्किन को अच्छा आप दिखाना है, ठीक है। उसके साथ फिर आपके बाल भी उसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। वो भी आपकी प्रेजेंटेशन का, आपकी लुक का बहुत बड़ा पार्ट है। तो ये ओवरऑल जो हमारी स्किन केयर है उसमें नो डाउट हमें एक अच्छा स्किन प्रोडक्ट, अच्छा हेयर प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए और अच्छा सप्लीमेंट जो हमारी हेल्थ है, ओरल सप्लीमेंट जिसमें हम मल्टीविटामिन्स जिनको हम कहते हैं, वो भी हमें यूज़ करने चाहिए हमारी डाइट के साथ। मल्टीविटामिन्स कोई किसी भी एज में आप उसको स्टार्ट कर सकते हो या उसका आफ्टर 13 जो है 12 to 13 आपको स्टार्ट कर लेनी चाहिए। और उसका डेली इंटेक कितना होना चाहिए कि आप मॉर्निंग में उसको यूज़ करो या इवनिंग में यूज़ करो, क्या उसका परफेक्ट टाइमिंग है, किस तरह से उसको आप यूज़ कर सकते हैं? देखिए मल्टीविटामिन जो एक अच्छे मल्टीविटामिन आजकल आ रहे हैं उसके अंदर वो एक ही टैबलेट होती हैं, ठीक है। उसके अंदर कम्बिनेशन होता है जिसमें आपका उसमें हेयर के लिए लाइक बायोटिन वगैरह भी उसमें ऐड होता है, जिंक भी ऐड होता है, स्किन के लिए भी उसके अंदर सारा कम्बिनेशन होता है उसके अंदर। तो वो आप एक भी अगर टैबलेट ले लेते हैं पूरे दिन में, और वो ज़्यादातर हम लोग उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो मील के साथ ज़रा अच्छी होती है, तो विद मील हम पेशेंट्स को कह रहे होते हैं, क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि पेशेंट कहते हैं कि जी हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा या इस तरह से नहीं हो रहा, तो हम मील के साथ पेशेंट को बोल देते हैं। और रात में हम इसलिए नहीं कहते कि रात में अगर आपको खुदा ना खास्ता कुछ डिस्टर्बेंस हुई है, लाइक आपको एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो ओवरनाइट आप सो नहीं पाएंगे। तो हर चीज़ को लेने का एक तरीका है, लेकिन उस पर उसका किस तरह से यूज़ किया जा रहा है वो बताता है कि वो कितना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा और कितना ज़्यादा आपको उससे कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। सबरीन, आपको बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए। और मैं सब देखने वालों को यही कहना चाहती हूँ कि आप स्किन केयर करना बहुत अच्छी बात है। लोगों में ये मिथ्स हैं कि मेकअप करने से स्किन ख़राब होती है। मेकअप करने से स्किन कभी ख़राब नहीं होती। मेकअप को जब हम निकालते हैं, उसको रिमूव करते हैं, उसके बाद स्किन केयर एक अच्छा रूटीन जो है उसको अपनी हैबिट बनाना बहुत ज़रूरी है। ये आपका लाइफस्टाइल है, आपका ये ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपकी हैबिट होनी चाहिए, ताकि आप खुद भी जो है वो एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन को जो है वो एंजॉय कर सकें। और इसी तरह से अगर हमारी जितनी भी सोसाइटी है उसमें बहुत सारी मिथ्स
प्रॉब्लम्स हैं उसको इग्नोर करके सिर्फ अपने से प्यार करें, अपने बालों का ख्याल रखें, स्किन का ख्याल रखें, अच्छा खाएं पिएं और खुश रहें। खुश रहना बहुत बड़ी की है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी की। तो इसी दुआ के साथ कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी जितनी भी टेंशनें हैं, तलखियाँ हैं, वो चलती रहती हैं, लेकिन अपने से प्यार करें, अपना ख्याल रखें और खुश रहें। प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म। मुझे ज़ीनत सरफराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।